गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है मैथ सर्च की एक और क्लास में। और आज अपना जो टॉपिक है वो है स्किन डिसऑर्डर एंड देयर मैनेजमेंट। स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है अपनी बॉडी का, पता है ना। स्किन अपन को प्रोटेक्ट भी करता है, बहुत सारे इरिटेंट्स वगैरह से बचाता भी है। इसके अंदर मेनली दो लेयर होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और एक हाइपोडर्मिस जो सबसे लास्ट में होती है, बट मेनली दो लेयर होती है ना। ठीक है, तो आज अपन इसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें स्किन में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, वायरल इन्फेक्शन भी होता है, और अपन स्क्रैच वगैरह कर जाते हैं, एलर्जीज की वगैरह सब वजह से भी होता है। प्लस हेयर फॉलिकल्स की वजह से भी होता है कि वो टूट जाते हैं, तो फुंसी वगैरह जिसे रू तोड़ कहते हैं अपन, ठीक है, वो भी होती है। और नेल्स से रिलेटेड भी होता है क्योंकि वो भी एक स्किन का पार्ट ही है। और बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोटोजोआ, फंगल इन्फेक्शन हो गया है आपको, और आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो आज सारे जितने भी डिसऑर्डर है प्लस उनके मैनेजमेंट आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना फर्स्ट जो टॉपिक है या फर्स्ट जो डिसऑर्डर है उसे कहते हैं एब्रेशन। एब्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे स्किन की जो म्यूकस एंड मेम्ब्रेन होती है या फिर जो स्किन की ऊपर वाली लेयर होती है उसके ऊपर उसको वो किसी रफ स्पेस के कांटेक्ट में आती है। अगर अपन ये स्किन है और अगर ये अपन इसके ऊपर कोई घाव छिल जाता है, जैसे अपन एक्सीडेंट हो गया, रोड है, रफ स्पेस है, उस पर अपनी स्किन चली गई तो क्या हो जाता है, रगड़ लग जाती है। एब्रेशन उसे ही कहते हैं, ठीक है। A superficial damage to the skin or a mucosal membrane due to their contact with the rough skin is known as abrasion। मैंने बोला था कि अपनी स्किन अगर रफ सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एब्रेशन, ठीक है। यूजुअली दिस डैमेज इज लिमिटेड टू एपिडर्मिस, ऑल्दो डीप एब्रेशन में भी अफेक्टेड डीप लेयर सच एज डर्मिस। मेनली जो ये एब्रेशन है या फिर ये जो डिसऑर्डर है ये डैमेज करता है, सिर्फ इसका जो लिमिटेड डैमेज होता है वो एपिडर्मिस वाली लेयर की ऊपर होता है, मतलब जो सुपरफिशियल लेयर है, ठीक है। एपिडर्मिस कौन सी लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है, यहीं तक ही रहता है। इसका जो डैमेज है वो सुपरफिशियल लेयर मतलब एपिडर्मिस तक ही रहता है, बट बहुत कम चांस में या रेयर चांस में डीप एब्रेवेशन हो जाता है। तो वो डीप लेयर जो कौन सी होती है अपनी डर्मिस, उसको अफेक्ट करता है। डीप लेयर कौन सी होती है, डर्मिस, ठीक है। तीन टाइप की लेयर होती है, तीन टाइप की लेयर होती है। एक तो अपनी एपिडर्मिस, ठीक है, डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस सबसे डीपेस्ट लेयर है। देन मिड वाली लेयर को क्या कहते हैं, डर्मिस, जो अपन एक तरह की डीप लेयर भी बोल सकते हैं। देन सुपरफिशियल लेयर कौन सी अपनी, एपिडर्मिस, ठीक है। इन द माइल्ड एब्रेविएशन देयर इज अ नो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन बट मे बी अकर। स्कार टिश्यू फॉर्मेशन क्या होता है, स्कार क्या हो जाता है, लीजन, कट लग जाता है ना। जैसे ये अपनी स्किन है, इसके बीच में कट लग जाता है ना, तो उसे कहते हैं अपन स्कार। या फिर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है माइल्ड एब्रेशन के अंदर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ये कंडीशंस होती है। माइल्ड में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट मॉडरेट के अंदर कुछ चांसेस होते हैं कि वहां पे स्कार फॉर्मेशन हो जाए, और सीवियर के अंदर ऑब्वियस फॉर्म में स्कार फॉर्मेशन अपन को मिलेंगे। तो इन माइल्ड एब्रेशन देयर इज अ नो स्कार फॉर्मेशन बट मे बी अकर, लेटर ऑन अकर हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एब्रेशन था, समझ आया एब्रेशन मतलब क्या होता है। रफ स्पेस के कांटेक्ट में अगर अपनी स्किन आती है तो उस डिजीज को अपन क्या कहते हैं, या फिर उस डैमेज को अपन क्या कहते हैं, एब्रेशन। ये लिमिटेड कहाँ तक होती है, सुपरफिशियल स्किन तक, ठीक है, एपिडर्मिस तक। बट अगर डीप एब्रेशन हुआ है, रगड़ ज्यादा लगी है, तो ये डर्मिस को भी इंक्लूड कर सकती है, ठीक है। और माइल्ड एब्रेशन जो होता है ये एक फॉर्म होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये एक फॉर्म टाइप का एब्रेशन होता है जिसके अंदर माइल्ड एब्रेशन के अंदर कोई स्कार फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई लीजन वगैरह, कट वगैरह नहीं होते, लेकिन बाद में हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो इसके कॉज क्या होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ द एक्सपोज स्किन विद द रफ सरफेस। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अपन ले सकते हैं ना इसके अंदर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ले लिया अपन ने, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या फिर किसी से भी एक्सीडेंट होता है तो आपकी स्किन जो होती है वो रफ सरफेस के कांटेक्ट में आती है, मतलब रोड के कांटेक्ट में आती है। रोड क्या एक रफ सरफेस है, उसके कांटेक्ट में आती है तो आपको एब्रेशन हो सकता है। मूविंग कांटेक्ट ऑफ द एक्सपोज्ड स्किन विद द रफ सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। इसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर भी बोल सकते हैं। माइल्ड,
माइल्ड के अंदर मेनली अपन ने, मैंने आपको बोला सुपरफिशियल स्किन जो एपिडर्मिस है वही अफेक्ट होती है, ठीक है। और सबसे इट इज द मोस्ट सुपरफिशियल एब्रेशन, सबसे ऊपर वाला एब्रेशन जो होता है जो सिर्फ एपिडर्मिस को इंक्लूड करता है, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री एब्रेशन या माइल्ड एब्रेशन बोल सकते हैं। देन सेकंड डिग्री एब्रेशन के अंदर दिस टाइप ऑफ एब्रेशन अफेक्ट बोथ द लेयर, इवन डर्मिस और एपिडर्मिस, ठीक है, दोनों लेयर को इफेक्ट करेगा, क्योंकि डर्मिस तो फर्स्ट लेयर वाली में ही चली गई थी, फर्स्ट डिग्री एब्रेशन के अंदर ही चली गई थी। तो अगर अपन को सेकंड डिग्री होता है तो दोनों लेयर इंक्लूड होगी। प्लस थर्ड डिग्री के अंदर इट इज आल्सो नोन एज एवर्जन। एवर्जन मतलब बहुत फोर्सफुली गिरा हो इंसान, अगर इंसान बहुत फोर्सफुली किसी रफ सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो उसको बहुत थर्ड डिग्री एब्रेशन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इट इज अ मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ एब्रेशन इन ऑल थ्री टाइप। सबसे जो सीवियर टाइप का एब्रेशन होता है ना वो है थर्ड डिग्री एब्रेशन, जिसको अपन सीवियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों डिग्री में से सबसे सीवियर टाइप का है, सीवियर टाइप का एब्रेशन है। इट में अफेक्टेड ऑल लेयर ऑफ द स्किन, तीनों स्किन की लेयर आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल डीपेस्ट लेयर अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी वेनस फ्लो है या फिर ब्लड वेसल्स है वो सारी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट डिग्री में एब्रेशन में क्या था, ओनली फॉर सुपरफिशियली था और एपिडर्मिस इंक्लूड थी। प्लस सेकंड डिग्री एब्रेशन के अंदर क्या होता है, डर्मिस प्लस हाँ एपिडर्मिस दोनों इंक्लूड होगी। और थर्ड डिग्री के अंदर तीनों लेयर इंक्लूड होगी। सबसे मोस्ट सीवियर टाइप का ये एब्रेशन होता है और इसको एवल्जन भी बोला जाता है। एवल्जन क्या होता है, बहुत फोर्सफुली आपकी स्किन किसी रफ सरफेस के कांटेक्ट में आई होती है, उसे क्या कहते हैं, एवल्जन। ओके, नेक्स्ट आगे देखें तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। अपन टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, न्यूज़पोरिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्रामाइसिन, न्यूज़पोरिन, ये सारी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स है ना, जो अपन क्रीम जो अपन लगा सकते हैं, जैसे रगड़ लग गई है तो अपन उसके ऊपर क्या लगाएंगे, न्यूज़पोरिन लगा सकते हैं, सॉफ्रामाइसिन जो आती है वो लगा सकते हैं। इफ द एब्रेशन इज पेनफुल देन यूज एनाल्जेसिक। अगर पेन है, पेन को ट्रीट करने के लिए एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेन के लिए मेनली एनाल्जेसिक की यूज आती है। अप्लाई ड्रेसिंग इफ रिक्वायर्ड, यूज स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक। अगर ऑब्वियस बात है, अगर फर्स्ट डिग्री एब्रेवेशन हुआ है तो इतने चांसेस नहीं है कि अपन को वहां पे पैकेजिंग वगैरह करनी है या ड्रेसिंग वगैरह करनी है। लेकिन थर्ड डिग्री और सेकंड डिग्री के अंदर एपिडर्मिस डर्मिस दोनों इंक्लूड हुए हैं तो अपनी ड्रेसिंग अपन अप्लाई करनी पड़ सकती है। प्लस कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक, ताकि कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अगर अपन वुंड को अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे, अगर घाव को अच्छे से अपन क्लियर नहीं करते हैं तो वहां पे बैक्टीरिया के ग्रोथ होने की चांसेस ज्यादा है, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते कि नहीं होते हैं, हो सकते। तो फिर उससे और दूसरी नेक्रोसिस वगैरह हो सकता है, गैंग्रेन हो जाता है किसी ना किसी को। गैंग्रेन और नेक्रोसिस मतलब समझते हो, टिश्यू की डेथ हो जाती है, क्योंकि वहां का जो आसपास के जो टिश्यू वो मर जाते हैं, सेल मर जाती है, तो वो और ज्यादा फिर उनको कट ही करना पड़ता है, उनका एम्पुटेशन ही होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक यूज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन एडिक्वेट हाइजीन, इवन ड्रेसिंग के बाद में, पैकेजिंग के बाद में भी जो हाइजीन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट अपन को ध्यान देना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि अगर अपन ड्रेसिंग करवा दी, उस ड्रेसिंग को रिमूव करना है, ड्रेसिंग को वापस हटानी भी तो होती है, हाँ, कि पैक करके रखेंगे तो वो कितना खराब हो जाएगा। तो अपन को हाइजीन भी मेंटेन करनी पड़ती है, पैकेजिंग हटानी भी पड़ती है, इवन 2 से 3 दिन में, या फिर अगर 24 या 48 आवर्स में अपन को वो जो ड्रेसिंग होती है वो हटानी भी पड़ती है। देन रीअश्योर द पेशेंट को वापस रीअसेस से रीअश्योर करना होता है, ठीक है। समझ में आया, ये है अपना ट्रीटमेंट। अपन एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, टॉपिकल्स मतलब जो क्रीम वगैरह ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं उसे कहते हैं टॉपिकल्स। ऑइंटमेंट इंक्लूड क्रीम्स, है ना, क्रीम्स वगैरह जो लगाते हैं वो होती है। फिर पेनफुल है तो एनाल्जेसिक दे सकते हैं, अपन ड्रेसिंग कर सकते हैं स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक से, हाइजीन मेंटेन करनी और रीअश्योर करना है पेशेंट को। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्जिमा, ये अपनी सेकंड डिजीज है। बाकी अभी जो मैंने पढ़ा है एब्रेशन, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? क्या होता है एब्रेशन? रफ कॉन्टेक्ट की, हाँ, आपकी स्किन वो रफ सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, ठीक है। पढ़े एक्जिमा मतलब क्या होता है? हाँ, ओके, ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इन्फ्लामेशन पता है ना क्या ही होता है ना, इन्फ्लामेटरी डिजीज है सुपरफिशियल स्किन की, जिसके अंदर इचिंग होती है, मैक्यूल्स बन जाते हैं, पैप्यूल्स बन जाते हैं और अपीयरेंस ऑफ रेड स्किन हो जाती है। मैक्यूल्स पैप्यूल्स में बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। क्या है ये एक्जिमा? इज एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट और क्रॉनिक मतलब पता है? हाँ, ज्यादा समय और कम समय
उसको अपन क्या कहते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है एक तरह की ऑफ सुपरफिशियल स्किन। सुपरफिशियल स्किन कौन सी हो गई अपनी, एपिडर्मिस, ठीक है, विच इज करेक्टर बाय इचिंग, खुजली हो सकती है वहां पे फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मैक्यूल्स, जो मैक्यूल्स होते हैं ये फ्लैट होते हैं, ठीक है, और स्किन डिस्कलरेशन होता है इनके अंदर, प्लस ये एक टाइप की फुंसी टाइप नहीं हो जाती है, छोटे छोटे पैच बन जाते हैं ना स्किन के ऊपर, ये स्किन है और ये छोटे छोटे पैचेस नहीं बन जाते, बट ये जो पैच बनते हैं या फिर ये जो फुंसी वगैरह होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। बाकी और जो पेप्यूल्स होते हैं उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, पस का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं पेप्यूल्स, ठीक है, ये फ्लैट होती है, ये स्किन के अंदर डिस्कलरेशन होता है, और जो इनका जो डायमीटर होता है ना इनका, वो 1 सेंटीमीटर तक ही रहता है, ठीक है, इट इज अ फ्लैट डिस्कलर स्पॉट बन जाते हैं स्किन के ऊपर, और इनका डायमीटर रहता है लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और यही पेप्यूल्स की बात कर लो तो स्मॉल होते हैं, रेज्ड होते हैं, मतलब उठे हुए होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं, और रेड होते हैं, पिंकिश में भी हो सकते हैं ये, ठीक है, इस कलर में ये पाए जाते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, पेप्यूल्स। पता चल गया मैक्यूल्स और पेप्यूल्स मतलब क्या हो गया। मैक्यूल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, स्किल इसके अंदर कोई कलर नहीं होता है, जैसे पेप्यूल्स के अंदर रेड कलर हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, बट इनके अंदर कोई कलर नहीं होता है, और इनका जो डायमीटर रहता है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर रहता है। प्लस पेप्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, ये बहुत सॉलिड होते हैं, ठीक है, ये रेज्ड होते हैं, उभरे उठाव में होते हैं, बम्प होते हैं, देन इनका जो डायमीटर होता है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, और प्लस इसके अंदर कलर पाए जाते हैं, कलर कौन से, रेड हो गया, पिंक कलर पाया जाता है, ठीक है, एंड अपीयरेंस ऑन द रेडनेस ऑफ द स्किन, स्किन के अंदर रेडनेस होती है इसके अंदर, ठीक है, समझ आ गया। एक्जिमा एक एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जहाँ पे वो कौन सी स्किन की है, सुपरफिशियल, जो कैरेक्टराइज बाय करती है किससे, इचिंग से, फॉर्मेशन हो जाते हैं स्मॉल मैक्यूल्स और पेप्यूल्स के, ठीक है, और अपीयरेंस ऑफ द रेड स्किन हो जाती है, ठीक है। इसका मेनली क्लासिफिकेशन है कि कितने टाइप के एक्जिमा होते हैं। फर्स्ट है एक्सोजीनियस, सेकंड है एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस मतलब बाहर से, और एंडो मतलब अंदर से, ठीक है, तो बाहर से कौन कौन से, एक तो इरिटेंट एक्जिमा, एटॉपिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा, न्यूमुलर एक्जिमा, स्टेसिस एक्जिमा, एंड फ्लोमोफुलरेक्स एक्जिमा, एलर्जेनिक एक्जिमा और सीरोबिक एक्जिमा, ठीक है, वो एंडोजीनियस के टाइप है। एंडो मतलब सीरोबिक ग्लैंड जो सीबम सिक्रेट करती है, एलर्जिक अंदर वाली कोई भी एलर्जी वगैरह हो उस वजह से हो सकती है, ठीक है, पढ़ते हैं एक एक के बारे में। इरिटेंट एक्जिमा क्या होता है, कोई भी किसी अपनी स्किन किसी भी केमिकल के कांटेक्ट में आने से या फिर किसी भी इरिटेंट के कांटेक्ट में आने से, डाइज हो गई या फिर कॉस्मेटिक्स जो गर्ल्स अप्लाई करती है, कॉस्मेटिक्स मेकअप वगैरह, उसकी वजह से एक्जिमा हो सकता है। यूजुअली स्ट्रॉन्ग इरिटेंट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग क्रॉनिक रिएक्शन, जो स्ट्रॉन्ग इरिटेंट होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रॉनिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो इरिटेंट एक्जिमा के अंदर क्या आता है कि अपनी जो स्किन होती है वो किसी स्पेसिफिक इरिटेंट के कांटेक्ट में आती है, जैसे कोई केमिकल हो गया, कोई डाई होगी, कोई कॉस्मेटिक हो गए, ठीक है, और यूजुअली जो स्ट्रॉन्ग इरिटेंट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग क्रॉनिक रिएक्शन। जो स्ट्रॉन्ग इरिटेंट होते हैं जैसे कॉस्मेटिक हो गया, अगर अपन बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, चाहे केमिकल हो गए, चाहे अपन बहुत ज्यादा डाई यूज कर रहे हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग क्रॉनिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा अपनी स्किन के ऊपर। However, prolonged exposure to the weak irritant also produce a chronic reaction. अगर अपन किसी weak irritant के एक्सपोज में भी आ रहे हैं कि भाई जैसे डाई यूज करी अपन ने, ठीक है, तो धीरे 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 अपन डाई हर महीने यूज करते हैं, ठीक है, तो हर महीने यूज करने तो ये एक वीक इरिटेंट हो गया। अगर कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग इरिटेंट होता, जैसे अपन डेली कोई केमिकल लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं, लेबोरेटरी में वर्क करते करते कोई एसिड वगैरह गिर गया तो वो ज्यादा इरिटेंट कॉज करेगा। लेकिन वीक इरिटेंट जैसे डाई है, अपन हर महीने यूज कर रहे हैं, हर महीने यूज करते रहे, तो वो एक वीक इरिटेंट है, वो क्रॉनिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि धीरे 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 उसका असर होगा ना, तो बाद में ही वो जो रिएक्शन है वो प्रोड्यूस करेगा ना, एकदम से तो वो रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, तो इसे कहते हैं इरिटेंट एक्जिमा। नेक्स्ट है अपना एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा।
एक्जिमा occurs due to contact with an allergen such as poison, ivy और smack और oak. ये एक टाइप के पॉइजन होते हैं या फिर एलर्जन होते हैं जो इनके कांटेक्ट में भी अगर स्किन आती है तो उसकी वजह से भी अपन को क्या हो सकता है, एलर्जिक कांटेक्ट एक्जिमा. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एलर्जिक के अंदर मेनली कोई स्पेसिफिक एलर्जन आपको वहां पे रहेगा कि आपको इस चीज से एलर्जी है. ठीक है, जैसे बहुत सारे जनों को साबुन से नहाने में भी एक्जिमा हो जाता है, साबुन से सोप से नहाते हैं वो, तो उससे भी हो जाता है. डस्ट से तो दूसरी एलर्जी हो सकती है. ठीक है, इससे कोई वो नहीं है स्किन के कांटेक्ट में. बट कोई ज्यादा धूप में निकलता है, धूप से भी उनको एलर्जी होती है. कोई सोप ज्यादा साबुन यूज कर लेता है नहाते वक्त, तो उससे भी होती है, कलर वगैरह से, इन सब से. ठीक है, तो उसे कहते हैं एलर्जिक कांटेक्ट एक्जिमा. फॉर एग्जांपल निकल प्रेजेंट इन अ वॉचेस, ब्रा क्लिप्स एंड costume ज्वेलरी में causes occurrence of eczema on the wrist, back and ear lobes respectively. जैसे निकल प्रेजेंट होता है वॉच के अंदर, वॉच अपन पहनते हैं ना उसके अंदर, और क्लिप्स होती है, ब्रा क्लिप्स उसके अंदर हो सकती है, कॉस्मेटिक ज्वेलरी वगैरह होती है उनके अंदर हो सकती है. तो वो मेनली एक्जिमा कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिस्ट के अंदर, बैक के अंदर, ईयर लोब्स के अंदर. ठीक है, क्योंकि कान वगैरह कान के अपन पहनते हैं, गर्ल्स पहनती है, तो उसके अंदर एलर्जन कांटेक्ट एक्जिमा हो सकता है. नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एटॉपिक एक्जिमा और एटॉपिक डर्मेटाइटिस. एटॉपिक एक्जिमा और एटॉपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है एक्जिमा का. इसके अंदर क्या होता है कि किसी पेशेंट को अस्थमा है, हे फीवर है, हे फीवर मतलब समझे, किसी भी एलर्जन है उससे फीवर आता है. हाँ, एलर्जी, कोई भी जैसे डस्ट पॉलन ग्रेन हो गया, कोई भी डस्ट है, इंडस्ट्रियल का डस्ट है, उससे अगर फीवर आता है उसको हे फीवर कहते हैं. हैविंग अ डिफेक्ट इन स्किन बैरियर, आपकी जो स्किन के अंदर जो बैरियर्स होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो उसके अंदर आ गया तो आपको एटॉपिक एक्जिमा हो सकता है. हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा और अस्थमा, किसी पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री है एक्जिमा और अस्थमा की, उससे भी क्या अपन को कॉज हो सकता है एटॉपिक एक्जिमा और डर्मेटाइटिस. ठीक है, ये एक एक्जिमा का टाइप है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मेनली जिन पेशेंट को अस्थमा है उनको भी हो सकता है, जिनके स्किन बैरियर के अंदर डिफेक्ट है उनको भी हो सकता है. इन दिस स्क्रैचिंग द स्किन कैन कॉज इट टू बिकम रेड एंड रफ एंड मिनट क्रैक्स कॉज टू ooze सीरम व्हिच ड्राइज अप एंड फॉर्म क्रिस्ट. ओके, इसके अंदर कहते हैं अपन स्किन को स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करते हैं तो स्क्रैच करते करते वो रफ हो जाती है, विद इन मिनट में क्रैक हो जाती है. उस क्रैक से क्या होता है, ooze सीरम, उस क्रैक से सीरम निकलता है. सीरम होता होगा, सीरम पस टाइप में होता होगा या फिर कोई डिस्चार्ज होता होगा, वो निकलता है, फिर वो सूखता है और वहां पे क्रिस्ट बना ले, क्रिस्ट मतलब पपड़ियां जम जाती है. ठीक है, उसे वो होता है एक एटॉपिक एक्जिमा. ठीक है, दिस टाइप ऑफ एक्जिमा यूजुअली बिगिन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड ऑल्दो इट मे अकर्स एट द एनी एज. मेनली ये किसमें हो सकती है, इन्फेंसी में हो सकती है, चाइल्डहुड में हो सकती है और बाकी किसी भी एज में हो सकती है. ठीक है, तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा मतलब समझे कि जिस पेशेंट को अस्थमा या हे फीवर है उनको ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, जिनके स्किन बैरियर में डिफेक्ट है उनको हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री है उनको हो सकता है. इसके अंदर होता क्या है कि अपन स्किन को स्क्रैच कर रहे हैं, विद इन मिनट के अंदर क्या होगा, वो रफ हो जाएगी, फिर वहां क्रैक्स हो जाएंगे, क्रैक्स होने के बाद में उससे क्या निकलेगा, सीरम निकलेगा. अगर वो सूखता है तो वो क्या बना लेता है, क्रस्ट बना लेता है. कोई सी भी कौन सी एज में हो सकता है, ड्यूरिंग इन्फेंट और चाइल्डहुड, बाकी आगे किसी भी एज में हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट था अपना सिरोबिक एक्जिमा, ये अपना एंडोजीनियस एक्जिमा है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एक्जिमा देयर इज एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड. सेबेशियस कौन, जो सीरम हाँ हाँ, जो सीरम का सिक्रेशन करती है ना, सेबेशियस ग्लैंड, जो ऑयली पदार्थ का सिक्रेशन नहीं करती है क्या, सेबेशियस ग्लैंड. ये बहुत जगह प्रेजेंट होती है ना अपनी स्किन वगैरह पे, नॉस्ट्रिल के इधर ज्यादा होती है, सुबह उठते देखते नहीं सेबेशियस ग्लैंड कितना ऑयली होता है, जैसे ऑयली स्किन है मेरी, तो उनके अंदर सेबेशियस ग्लैंड होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है, उसको कहते हैं सिरोबिक एक्जिमा. ठीक है, और न्यूमुलर एक्जिमा, इस टाइप का पैच बन जाता है न्यूमुलर एक्जिमा में, देखा, रेडनेस हो गई चारों तरफ, है ना. पढ़ते होता क्या, दिस टाइप ऑफ एक्जिमा कॉज एन ओवल और कॉइन शेप्ड रेड एंड रफ मार्क ऑन द मोस्ट अपीयरेंस. कौन सा शेप है, ओवल या कॉइन टाइप का शेप है. क्या हो रहा है, इसके अंदर रफ मार्क हो जाता है, क्लेव्स बन जाते हैं. कहाँ कहाँ पे, क्लेव्स पे हो सकता है, फॉरआर्म्स पे हो सकता है, बैक ऑफ द हैंड्स पे हो सकता है, फोर पार्ट ऑफ द लेग्स बिलो द नी, हिप्स पे हो सकता है. ठीक है, क्लेव्स मतलब समझे ये वाला पार्ट. ठीक है,
ये वाला पार्ट। फॉर आर्म्स मतलब समझे? हाँ ठीक है। बैक हैंड्स हो गया, बैक हैंड्स के बैक पे, फॉर पार्ट ऑफ द लेग्स बिलो द नी, बिलो घुटने से नीचे, और हिप्स पे, ठीक है। एक्सपोजर टू द कोल्ड मेटल सच एज केमिकल निकल सच एज फॉर्मेल्डिहाइड में कॉजेज दिस टाइप ऑफ एक्जिमा। एक्सपोजर टू द कोल्ड, ठंड की वजह से भी हो सकता है, किसी भी मेटल की वजह से। मेटल जानते हो, कोबाल्ट, निकिल, सब मेटल होते हैं ना, ठीक है। कोई केमिकल हो गया, निकिल जैसे केमिकल में निकिल सच एज फॉर्मेल्डिहाइड कॉजेज दिस टाइप ऑफ एक्जिमा, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं, न्यूमुलर एक्जिमा कॉज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें अपन, स्टेसिस एक्जिमा। दिस टाइप ऑफ एक्जिमा यूजुअली अकर इन द लोअर लेग ड्यू टू द वेनस इनसफिशिएंसी। क्या होता है, ये जो एक्जिमा होते हैं यूजुअली लोअर लेग के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वहां पे वेनस इनसफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि उसका जो ब्लड जो होता है वो ड्रेन नहीं हो पाता है प्रॉपरली। ड्रेन, वेनस क्या करता है, ड्रेनेज सिस्टम ही है ना एक तरह का, एक तरफ दूसरी तरफ सारी तरफ से ब्लड लेके आता है और एक ड्रेन करता है, किसी ड्रेनेज सिस्टम होता है ना वेनस, वहां पे उसकी इनसफिशिएंसी हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, स्टेसिस एक्जिमा। स्टेसिस का मतलब ही समझ लो कि रुकना, ठीक ना, रुकना मतलब वहां कलेक्ट हो जाता है, कलेक्शन, स्टेसिस हो जाता है किसी चीज का। तो यहाँ पे क्या, वेनस इनसफिशिएंसी मतलब ब्लड ड्रेन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, ब्लड ड्रेनेज नॉट प्रॉपरली, ठीक है, समझे, ये होता है। नेक्स्ट पढ़े, जैसे पिंक क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन बैच लेके आया है, जहाँ पे प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिलेगा, जहाँ पे एएनएम की जो फीस है वो 2400 है और जेएनएम की फीस है वो 2500। अपना ये जो ऐप है वो ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फाइमोपॉलिक एक्जिमा, ठीक है। इसके अंदर ऐसे ब्लिस्टर हो जाते हैं हैंड्स पे, इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये देख रहे हो, ये फ्लूइड भरा हुआ है। इट इज ऑल्सो नोन एज dystrophic eczema. It is a type of eczema that usually restricted to the hands and the feet. Mainly ये कहाँ पे होते हैं, hands पे हो जाते हैं और feet पे हो जाते हैं, ठीक है, पाँव में भी हो सकते हैं, ठीक है। In this type of eczema usually occurs before the age of 40 years, although it can occurs at any age. 40 साल से पहले होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या फिर कोई सी भी एज में हो सकते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ itchy watery blister on the side and the front of fingers, palms and similarly position on the toes and the feet. मैंने अभी बोला कि पानी भर जाता है, ठीक है, watery blister होते हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये watery blister हो जाते हैं। कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, ऑन अ साइड एंड अ फ्रंट ऑफ अ फिंगर, साइड में हो सकते हैं, फ्रंट फिंगर्स के यहाँ पे भी हो सकते हैं, पाल में भी हो सकते हैं, सिमिलर टू द पोजिशन ऑफ द टो एंड फीट, टो और फीट पे भी हो सकते हैं। कैसे कैसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ये वाटरी ब्लिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ईची, डेवलपमेंट ऑफ ईची, ईचीनेस होती है, वहां पे खुजली चलती है, वाटरी ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। कहाँ पे होते हैं, साइड ऑफ दी हैंड्स और फ्रंट ऑफ द फिंगर, पाम पे, और सिमिलर पोजीशन ऑफ द टो एंड फीट, फीट और टो पे भी हो जाते हैं, जो भी सेम रहती है। जैसे टो में फिंगर जो होगी, टो फिंगर जो होती है उसके फ्रंट में हो जाएंगे, नीचे सोल में हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके कॉज और रिस्क फैक्टर क्या होता है। अपन ने अभी इतनी देर क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन, अपन ने क्या पढ़ा था, इरिटेंट क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, एटॉपिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा पढ़ लिया, न्यूमुलर पढ़ लिया, स्टेसिस पढ़ लिया, प्लायोमोर्फिक्स, एलर्जिक और सिरोबिक पढ़ लिया। देन अब अपना पढ़ना क्या है, ये होते कैसे, ये तो जान लिया कि भाई इनके ये टाइप्स होते हैं, बट ये होते कैसे हैं, ठीक है। एक्सपोजर टू द इरिटेंट्स, कोई भी इरिटेंट्स के एक्सपोजर में आने से, जैसे केमिकल डाई, डिटर्जेंट या कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट मतलब समझ गए, सरफ, कपड़े धोने का, ठीक है। एक्सपोजर टू सर्टेन एलर्जेन सच एज पॉइजन, आईवी, स्मैक और ओक्स, कोई भी एलर्जन के कांटेक्ट में आने से कौन सा हो रहा था, एलर्जिक एक्जिमा, ठीक है। एक इरिटेंट एक्जिमा हो रहा था, एक एलर्जिक एक्जिमा हो रहा था। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अस्थमा एंड हे फीवर एंड एक्जिमा, ठीक है, ये भी हो ही रहा था। ये कौन से टाइप का एक्जिमा था, कौन से टाइप का एक्जिमा था, जिसके अंदर अस्थमा, फीवर और ये सब था, एटॉपिक एक्जिमा, हाँ, एटॉपिक एक्जिमा और एटॉपिक डर्मेटाइटिस से हो रहा था। डिफेक्ट इन स्किन बैरियर भी इसी के अंदर हो रहा था, ठीक है। फूड एलर्जन, प्रेजेंस ऑफ फूड एलर्जन, फूड के अंदर कोई भी एलर्जी या फिर फूड एलर्जी हो आपके अंदर, कि आपको इसको खाते ही आपको ये, जैसे बहुत सारे जनों को पीनट्स जो होते हैं ना, मूंगफली, मूंगफली, उससे भी एलर्जी होती है,
तो उससे भी हो सकता है। एलर्जी रिएक्शन टू द सर्टेन मेडिसिन सच एज पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, मेडिसिन से भी एलर्जी हो सकती है। सर्टेन मेडिसिन कौन कौन सी है? पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो रिस्क फैक्टर और कॉज पता चले, अगर आप इरिटेंट के एक्सपोज में आ रहे हो तो आपको एक्जिमा होने के चांसेस है। अगर आप एलर्जी के कांटेक्ट में आ रहे हो देन आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को एक्जिमा की हिस्ट्री थी, आपको उसमें भी चांसेस है। या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री को अस्थमा या हेग फीवर था, उससे भी हो सकता है। आपके जो डिफेक्ट है किसके अंदर, स्किन बैरियर के अंदर, उससे भी हो सकता है। आपको किसी फूड से एलर्जी है, उससे भी हो सकता है। या फिर आपको किसी सर्टेन मेडिकेशन या मेडिसिन से एलर्जी, उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट है अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। साइन एंड सिम्टम क्या क्या आते हैं? रेडनेस ऑफ स्किन होगी, खुजली चलेगी, ब्लिस्टर्स होंगे, स्वेलिंग आ सकती है, ड्राई स्किन हो सकती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स एंड पेप्यूल्स, वेसिकल्स बने थे ना, आपने देखा ना, वाटरी वाटरी वो बने थे, पेप्यूल्स भी हो सकते हैं। बर्निंग, जल सकता है क्योंकि ज्यादा खुजली करेंगे तो वाटर डिस्चार्ज होगा, वाटर डिस्चार्ज होगा तो उस पे लीजन पे जाएगा तो क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन। ड्यूरिंग एटोपिक डर्मेटाइटिस मेनली अफेक्ट द स्किन एरिया, आवर फोल्ड आर्म्स, फेस, हैंड्स, बैक और नीज। मेनली एटोपिक डर्मेटाइटिस था जिसके अंदर अस्थमा से और इनसे था, तो अपना वो फॉरआर्म, फोल्ड ऑफ आर्म्स यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं, फेस पे कर सकते हैं, हैंड पे कर सकते हैं, बैक ऑफ द नी, बैक ऑफ द नी ये वाली चीज अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। ड्यूरिंग सीरोबिक डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम सच एज डैंड्रफ एंड हेयर लॉस में भी अराइजेस। सीरोबिक डर्मेटाइटिस के अंदर मेनली अपना डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम है, चाहे हेयर लॉस है, हेयर लॉस को एलोप्शिया कहते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ठीक है। ये साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं अपने बॉडी के अंदर जब अपन को एक्जिमा है। अब अपन डायग्नोसिस क्या करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं वो देखेंगे, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पैच टेस्ट फॉर एलर्जन के भाई जो भी पैच बन जाते हैं ना, उसको क्या करेंगे? टेस्ट के लिए भेजेंगे। प्रिकिंग टेस्टिंग होती है, स्किन की टेस्ट होती है, वो करेंगे। देन बायोप्सी कर सकते हैं कि कोई भी टिश्यू वगैरह खराब है या फिर कोई स्किन वगैरह खराब है तो उसका अपन एग्जामिन करते हैं, इसके बायोप्सी कहते हैं। टिश्यू का सैंपल लेकर नहीं करते क्या? टिश्यू का सैंपल लेकर फिर एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एग्जामिन, बायोप्सी एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट है इसका मेडिकल मैनेजमेंट। अवॉइड करना है जो भी एलर्जी आपको है उससे दूर रहें। यूज मॉइस्चराइजिंग एजेंट ऑन द स्किन, मॉइस्चराइजर अप्लाई करें कहाँ पे? स्किन पे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करें सच एज हाइड्रोकॉर्टिस्टेरॉन, बेथा बेथामेथासोन 87, टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट सच एज पिमिक्लोरामाइड, टेक्रोलियोमस, और एंटीहिस्टामिन यूज करें सच एज लिवोसिट्राजीन, एंटीबायोटिक्स और सच एज सिफ्लोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट है। ये टैबलेट्स अपन दे सकते हैं। क्या करना है अपन को? सबसे पहले जो भी एलर्जी से कांटेक्ट हो रहा है उसको उससे दूर रखें। मॉइस्चराइजर अप्लाई करें स्किन के ऊपर क्योंकि स्किन ड्राई और रफ हो जा रही थी ना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दें, स्टेरॉइड्स देने से फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन दें, बेटामेथासोन दें, फिर क्या दें? टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट दें। टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट मैंने बताया था जो स्किन पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट है। एंटीहिस्टामिन दें, कौन कौन सी देनी चाहिए? लेवोसिट्राजीन, एंटीबायोटिक सच एज सिफ्राफ्लॉक्सा, ठीक है, सिफ्राफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट के अपन क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले अगर नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं तो अपन हेल्थ देखते हैं, जनरल हेल्थ तो देखते हैं, वाइटल साइन देखते हैं किसके? पेशेंट के अंदर की, उसके वाइटल साइन में कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है, उसका जनरल हेल्थ स्टेटस सही है कि नहीं है, ठीक है। वाइटल साइन को असेस करना और जनरल हेल्थ स्टेटस को असेस करना, और फिर ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा साइन एंड सिम्टम क्या आ रहे हैं उसके अंदर और वो साइन एंड सिम्टम कितने ज्यादा सीवियर हैं। तो जो सबसे ज्यादा सीवियर होता है सबसे पहले उसी को ही देखा जाता है और उसी को ही ठीक किया जाता है। असेस द सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट इन द पेशेंट सच एज रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल एंड पेप्यूल्स एंड एक्सेट्रा। कौन कौन से प्रेजेंट थे? रेडनेस हो रही थी, इचिंग भी हो रही थी, स्वेलिंग भी थी, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल एंड पेप्यूल्स, ठीक है। वेसिकल भी फॉर्म हो रहे थे और पेप्यूल्स भी फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। कलेक्ट फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, हेग फीवर एंड एक्जिमा, कि किसी भी फैमिली हिस्ट्री, किसी भी फैमिली मेंबर्स को तो नहीं था पहले पास्ट में, किसी भी फैमिली मेंबर्स को अस्थमा तो नहीं है, हैग फीवर तो नहीं था या फिर कोई एक्जिमा तो नहीं था, उस वजह से भी पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। उसके कांटेक्ट में आने से, उसकी चीजें यूज करने से भी मे बी हो सकता है। आस्क द पेशेंट एंड हिज
and her his family members regarding allergy to the substance of the skin. उसके फैमिली को पूछना है या फिर पेशेंट को पूछना है कि आपको किसी सब्सटेंस के रिगार्डिंग कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि एलर्जी से भी एलर्जिक एक्जिमा हो रहा था, ठीक है। ये भी पूछना है, ये भी अपन को असेसमेंट करना है। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बाय बाथिंग पैटर्न यूज मॉइस्चराइजिंग बाय द पेशेंट। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि उसकी बाथिंग पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से नहाता है, प्लस वो कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करता है, ठीक है। assess the anxiety level and knowledge level of the patient and his family member regarding this disease। एंजाइटी लेवल चेक करना है, प्लस उसका नॉलेज लेवल चेक करना है कि उसको क्या पता है इस डिजीज के बारे में। ये भी अपन को एक असेसमेंट करना पड़ता है नर्सिंग मैनेजमेंट में। पता चल गया नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करना है। फर्स्ट अपन को वाइटल साइन देखना है, जनरल हेल्थ स्टेटस देखना है कि भाई उसको किसी से एलर्जी तो नहीं है, उसका बाथिंग पैटर्न क्या है, वो कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करता है। देन अपन को क्या देखना है, सबसे ज्यादा सीवियरिटी में कौन से साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं। पर्सनल हिस्ट्री तो नहीं है फैमिली की या फिर उसकी पेशेंट की खुद की पर्सनल हिस्ट्री तो नहीं है कि उसको कोई अस्थमा है या हेक फीवर है, ठीक है, उससे भी एक्जिमा कॉज हो सकता है। देन देखना है कि उसको किसी सब्सटेंस से एलर्जी नहीं है, या फिर उसका एंजाइटी लेवल और नॉलेज लेवल असेस करना है कि उसको क्या पता है इस डिजीज के बारे में, ठीक है। ये थी अपनी सेकंड डिजीज, ठीक है। फर्स्ट अपन ने कौन सी पढ़ी, एब्रेशन। सेकंड अपन ने कौन सी पढ़ी, एक्जिमा, ठीक है। एब्रेशन मतलब पता चल गया आपकी स्किन किसी भी रफ कॉन्टेक्ट से आती है, कांटेक्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं, एब्रेशन होती है। 3 टाइप के एब्रेशन थे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर भी बोल सकते हैं। फर्स्ट डिग्री के अंदर सुपरफिशियल लेयर ही अफेक्ट हो रही थी, सेकंड डिग्री के अंदर डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों हो रही थी, देन थर्ड डिग्री के अंदर स्किन की तीनों लेयर आ रही थी, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट अपन ने पढ़ा था कि क्या ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, न्यूज़पोरिन ट्रीटमेंट लगा सकते हैं अपन, ठीक है। देन अपन आते हैं उसका मैनेजमेंट अपन ने देखा ही था कि क्या क्या कर सकते हैं। देन अपन आते हैं उसका जो मेन कॉज था वो क्या था कि अपनी जो स्किन है वो रफ सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है, इसलिए अपने एब्रेशन हो रहा था, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट जो था वो अपना कौन सी थी, सेकंड डिजीज कौन सी थी, एक्जिमा थी। एक्जिमा के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है ये, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, मैक्यूल्स एंड पेप्यूल्स बन जाते हैं। मैक्यूल्स एंड पेप्यूल्स क्या होते हैं, मैक्यूल्स जो होते हैं वो फ्लैट सरफेस होता है, जो स्किन डिस्कलरेशन नहीं होता है उसके अंदर। देन वो जो होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं, उनके अंदर कुछ भी डिस्चार्ज वगैरह नहीं होता, और जो उनका डायमीटर होता है वो कितना होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो पेप्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, बम्प टाइप के होते हैं, उनके अंदर वो वेसिकल टाइप में फॉर्म रहते हैं, प्लस उनके अंदर रेड और पिंकिश टाइप के भी हो सकते हैं, और उनका जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है। उसके अंदर अपन ने कौन कौन से टाइप के पढ़े थे, एक्जिमा कौन कौन से टाइप थे, एलर्जन, इरिटेंट और एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एटॉपिक एक्जिमा। देन अपन ने सिबेशियस सिरोपिक एक्जिमा पढ़ा था, न्यूमुलर एक्जिमा पढ़ा था, और एक और एलर्जिक एक्जिमा पढ़ा था, ठीक है। ये सारे एक्जिमा अपन ने पढ़े थे, देन अपन ने उसका ट्रीटमेंट देखा। अब अपन पढ़ते हैं एक्ने वल्गरिस क्या होता है। एक्ने मतलब फोड़े फुंसी, ठीक है। एक्ने इज द इन्फ्लेमेटरी एंड द मल्टीफैक्टोरियल डिजीज ऑफ सेबेशियस ग्लैंड एंड द हेयर फॉलिकल्स फाउंड इन द स्किन, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स मतलब पता चल गया ये जो बाल उगते हैं ना अपनी स्किन पे वो, और एक सेबेशियस ग्लैंड जो सिबम सिक्रेट करती है, उसकी क्या होती है, एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, या मल्टीफैक्टोरियल, बहुत सारे अलग अलग टाइप के। मल्टीफैक्टोरियल मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, मोर देन वन फैक्टर इन्वॉल्व, ठीक है। ये मोर देन वन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, और एक्ने एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज होती है किसकी, सेबेशियस ग्लैंड की और हेयर फॉलिकल्स की, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, स्किन के ऊपर। इन दिस डिजीज पेप्यूल्स, पिस्टूल्स एंड कॉमिडन अपीयर्स ऑन द स्किन। इसमें क्या क्या बनते हैं, पेप्यूल्स बनते हैं, पिस्टूल्स बनते हैं, और कॉमिडन अपीयर्स ऑन द स्किन। ये देखो इस टाइप के, एक में पस निकल रहा है, ठीक है, एक में रेडनेस आ रखी है, एक में दो टाइप में पस निकल रहा है, एक खुरदुरी स्किन हो रही है, ठीक है। पता चला ये होता है। और ये जो ये कॉमिडन है ये डेड स्किन होती है, ठीक है, इसको डेड स्किन भी बोल सकते हैं, ठीक है। पेप्यूल्स मैंने बता ही दिया था तुमको कि पेप्यूल्स क्या होते हैं। पिस्टूल के अंदर क्या होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लिस्टर टाइप के होते हैं, ये पस फॉर्मेशन होता है इनके अंदर। ये होते सेम पेप्यूल्स की तरह ही है, बट पेप्यूल्स के अंदर कोई भी डिस्चार्ज भरा हुआ नहीं होता है, पिस्टूल्स के अंदर पस फॉर्मेशन हो जाता है। और कॉमिडन के अंदर डेड स्किन होती है, जो जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे
पिंपल्स टाइप के जो हो जाते हैं, डेड स्किन नहीं कहते, ब्लैक ब्लैक नहीं दिखते हैं क्या, वो होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एक्ने वल्गरिस। ये तीनों चीजें मिलके ये डिजीज बनती है। समझ में आ गई बात? एक्ने वल्गरिस का कॉमन टाइप का एक्ने होता है, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एक्ने। It is a self-limiting multifactorial disease of the skin in which comedones mainly appears on the face and upper chest and back chest. Okay, ये क्या एक self-limited multifactorial disease है, बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं, जहाँ पे क्या होता है ब्लैकहेड्स वगैरह हो जाते हैं, कहाँ पे मेनली फेस के ऊपर होते हैं, नोज के ऊपर होते हैं, और अपर चेस्ट पे या फिर बैक पे ये हो सकते हैं। दिस डिजीज इज मेनली फाउंड इन ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस। जो प्यूबर्टी वाली एज होती है, जो एडोलसेंस वाली जो टीन एज होती है ना, उसके अंदर मेनली ये एक्ने वगैरह पाए जाते हैं, क्योंकि आपने देखे कि बहुत सारे जनों के एक्नेस वगैरह होते हैं, बहुत सारे के फोड़े फुंसी हो जाती है, तो बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं खाती मैं कुछ भी नहीं पीती तो भी इतने सारे एक्ने क्यों हो रहे हैं मेरे, तो क्या बोलते हैं एज आपकी एज ही ऐसी है। तो मेनली जो एज है प्यूबर्टी और एडोलसेंस की वजह से में भी ये चीजें हो सकती है। डिसफिगरिंग ऑफ द फेस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। डिसफिगर मतलब आपका जो फेस है उसके ऊपर बहुत सारा खुरदुरापन आ जाता है, बहुत सारे पैप्यूल्स हो जाते हैं, पिस्टूल हो जाते हैं, वेसिकल्स बन जाते हैं, तो उसके अंदर के आपका फेस सही नहीं रहता है। तो ये बहुत मेन प्रॉब्लम है पेशेंट की जो इस डिजीज से सफर करते हैं। ठीक है, पता चल गया कॉमनेस्ट टाइप की है, बहुत सारे फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मेनली ब्लैकहेड्स वगैरह हो जाते हैं कहाँ पे, फेस पे, अपर चेस्ट पे और बैक पे। और मेनली ये जो डिजीज है मेनली कौन से एज में होती है, एक तो प्यूबर्टी वाले एज में और एक एडोलसेंट वाले। इसके अंदर मेन जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है कि जो फेस होता है उसकी जो फिगरमेंट होता है या फिर जो भी उसका जो सहीपन होता है वो चीज नहीं दिखती है। डिसफिगरिंग ऑफ द फेस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉज क्या। एग्जैक्ट कॉज जो है उसका अननोन है, नहीं पता है कि वो कॉज क्यों होता है, बट पॉसिबल कॉज जेनेटिक, अगर आपके मम्मी पापा दादा दादी को उनके एज में, उनकी प्यूबर्टी एज में या फिर उनके एडोलसेंट एज के अंदर आपको अगर हुए हैं, उनको पिंपल्स हुए तो आपको भी होंगे। अगर इंक्रीज सिबम प्रोटेक्शन फ्रॉम द सीबेशियस ग्लैंड, अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन हो गई है तो आपको एक्ने वल्गरिस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एक्ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इंक्रीज द लेवल ऑफ एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, मेल के अंदर होता है ना एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, होता है कि नहीं होता है? होता है ना मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर होता है क्या ये? अच्छा, तो एंड्रोजन क्या वर्क करता है फीमेल के अंदर? ठीक है, इंक्रीज हो जाता है अगर ये मेल, अगर फीमेल के अंदर ये एंड्रोजन लेवल इंक्रीज हो गया तो इसके अंदर मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आने चालू हो जाते हैं, किसके अंदर? फीमेल के अंदर। इसलिए मेंटेन रहता है एंड्रोजन लेवल फीमेल के अंदर भी। मेनली ये वर्क एफएसएच और एलएचएस के लिए करता है, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन आपके मेंस के लिए रहता है। ठीक है, तो अगर इनका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है तो इस वजह से भी ये कब इंक्रीज होते हैं? एट अ प्यूबर्टी लेवल और एडोलसेंट लेवल के अंदर ही ये दोनों हार्मोन इंक्रीज होते हैं। ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ नॉर्मल स्किन, क्रोमोसोमल प्रोपिरियम बैक्टीरियम एक्ने, ये कॉमन से बैक्टीरियम जो एक्ने होता है, बैक्टीरिया की वजह से भी एक्ने हो जाते हैं। बैक्टीरिया अगर आप कुछ वुंड वगैरह हो गया है या फिर नॉर्मल स्किन पे भी अगर अपन कपड़ा वगैरह लगा के बाहर वगैरह नहीं जाते, किसी चीज से एलर्जी हो जाए तो वहां पे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाए तो उस वजह से भी हो जाता है। नॉर्मल स्किन के ऊपर बैक्टीरिया एक्ने भी हो सकता है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ नॉर्मल स्किन, कॉमेंसल प्रो पिरिनोम बैक्टीरियम एक्ने। ठीक है, एबनॉर्मल क्रेटिनाइजेशन ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम, एपिथेलियम जो होती है उसका एबनॉर्मल क्रेटिनाइजेशन, मतलब क्रेटिनाइजेशन मतलब क्या होता है? प्रोटीन वाला ज्यादा सिक्रेट होना चाहता है, वो भी एबनॉर्मली होगा, तो उस वजह से भी एक्ने अपन को होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्लिनिक, अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं? एक्ने वल्गरिस में भी अफेक्टेड ऑन फेस, शोल्डर, अपर चेस्ट एंड बैक, फेस पे भी हो सकते हैं, शोल्डर पे भी हो सकते हैं, चेस्ट पे भी हो सकते हैं और बैक पे भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा ग्रीसी स्किन हो जाएगी, सिबो रही है मतलब बहुत ज्यादा सिबम का सिक्रेशन होने लग जाएगा। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ कॉमेडन, मैंने आपको बोला था ब्लैकहेड्स, पैप्यूल्स बनेंगे, पिस्टल बनेंगे, नोडल्स बन सकते हैं, कहाँ पे? स्किन के ऊपर। ठीक है, कॉमेडेंस में भी अपीयर ऑन दी ओपन और क्लोज्ड सरफेस, ओपन टाइप ब्लैकहेड्स वेयर एज कॉमेडेन व्हाइट हेड्स आर क्लोज्ड। व्हाइट, देखिए ये ब्लैकहेड्स वगैरह हो जाते हैं नोज पे, यहाँ पे बहुत सारे बैक पे भी होते हैं जिसमें व्हाइट हेड्स, जो बैक पे होते हैं वो व्हाइट हेड्स होते हैं जो ओपन टाइप के होते हैं। ठीक है, और जो क्लोज्ड ओपन टाइप ब्लैकहेड्स है वेयर एज कॉमेडेन आर व्हाइट हेड्स भी होते हैं, ब्लैक हेड्स भी होते हैं। मेनली ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो अपनी नोज पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, और व्हाइट हेड्स शायद मे बी बैक पे ज्यादा रहते हैं और यहाँ चेस्ट पे भी ज्यादा हो सकते हैं।
स्कारिंग में भी अगर स्कैरिंग स्कारिंग हो जाती है, लीजन्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, आप खुजली देते हैं, खुजल देते हैं, तो वो स्किन बिल्कुल स्केयर टाइप की हो जाती है। इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, ये पूरा मेडिकल मैनेजमेंट है, ये आपको एज इट इज पूरा याद करना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारे जो ड्रग्स वगैरह है वो इंक्लूड है। बेंजल पेरोक्साइड, इट इज वेरी इफेक्टिव वल्गरिस इन द माइल्ड टू मॉडरेट केस ऑफ एक्ने। एक्ने के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेंजाइल पेरोक्साइड, ठीक है। रेटिनोनिक एसिड, दिस इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी, इनहिबिट द सीबम प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या करेगी ये रेटिनोनिक एसिड जो होते हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट करती है, प्लस इनहिबिट करती है सीबम प्रोटेक्शन को। बहुत ज्यादा सीबम प्रोटेक्शन जो हो रहा था ना, उससे ये इनहिबिट करती है। तो टेट्रानाइन, आइसोटेट्रानाइन और टेट्राजीरो 10, ठीक है। ये कौन सी ड्रग्स है रेटिनोनिक एसिड की, ठीक है, जो क्या है एंटी इंफ्लेमेटरी है और इनहिबिटिंग सीरम प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है। एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती है, एंटीबायोटिक्स आर गिवन एटलीस्ट 3 मंथ्स फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। कौन कौन सी है, इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लेंडामाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ये 3 क्या है एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कुछ भी, उसके लिए क्या अपन देते हैं अपन एंटीबायोटिक्स। तो कौन सी मेनली इंपॉर्टेंट है, वो 3 महीने तक देते हैं। कब तक देते हैं, 3 मंथ तक देते हैं। इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लेंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं इसके अंदर, जैसे एस्ट्रोजन थेरेपी हो गई हो। ड्रग्स लाइक ज़ैलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड्स आर आल्सो यूज्ड। ज़ैलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, इनके फेस वॉश वगैरह भी आते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। और मैं आई थिंक सो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं सैलिसिलिक एसिड और एजिलिक एसिड को यूज करने, ताकि वो जो भी सिबम अपना ज्यादा सिक्रेट हो रहा है या फिर सिबम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो आपको एक्ने होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये आपकी ऑयली स्किन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। ये अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था, सॉरी मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट था। देन अपना ये नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, जनरल हेल्थ स्टेटस असेस करनी किसकी, पेशेंट की, ठीक है। देन क्या करना है, असेस द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम को असेस करना है, लोकेशन असेस करनी है और सीवियरिटी देखनी है कि ब्लैक हेड्स की, पैपुल्स की, पिस्टुल की, ठीक है। इनकी सीवियरिटी भी देखनी है कि भाई कितने ज्यादा सीवियर है ये, कि इनमें बहुत ज्यादा पस फिल है, बहुत ज्यादा रेडनेस हो रही है या बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, उनकी सीवियरिटी देखनी है। प्लस उनकी क्लिनिकल साइन जो भी साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं उनकी क्या देखनी है, लोकेशंस देखनी है। और प्लस क्या देखना है, सीवियरिटी देखनी है इन चीजों की कि भाई ये जो मैक्यूल्स, पैपुल्स, पिस्टुल्स है, इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे हो रहे हैं, प्लस इनकी कितनी सीवियरिटी है, वो चीज चेक करनी है। इनकरेज द पेशेंट फॉर वॉशिंग अफेक्टेड साइड फ्रीक्वेंटली विद द प्रिस्क्राइब बार, सोप, लिक्विड्स एंड क्लिंजर। इनकरेज करना है किसको, पेशेंट को, कि जो भी अफेक्टेड साइड है या जहाँ पे भी मैक्यूल, पिस्टुल या फिर कॉमेडेंस हो रहे हैं उनको बार बार क्या करें, धोएं। जो भी प्रिस्क्राइब्ड क्या है आपके पास में, बार हो, सोप हो, लिक्विड हो या फिर कोई भी क्लिंजर दे रखा हो डॉक्टर ने, तो उसको बार बार वॉश करें उस अफेक्टेड साइड को। इनकरेज द पेशेंट फॉर यूजिंग ऑल द प्रिस्क्राइब टॉपिकल एंड सिस्टमेटिक ड्रग प्रॉपर्ली। इनकरेज करना है पेशेंट को कि आप सारी यूज करें क्रीम या फिर कोई भी ड्रग्स किसने दे रखी हो, आपको प्रिस्क्राइब कर रखी हो डॉक्टर ने, वो टाइम टू टाइम ले और सिस्टमिक मैनर में ले। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने वल्गरिस इज लॉन्ग, सो एडवाइज द पेशेंट टू फॉलो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन विद द पेशेंट। सही बात है कि एक्ने जो होते हैं उनका जो प्रोसीजर होता है या फिर उनकी जो उनका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। तो अपन को क्या करना चाहिए, जो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मंथली लेना चाहिए, ताकि आपके जो एक्ने हैं वो ठीक होने के चांसेस, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या करना है, इनकरेज द पेशेंट फॉर वॉशिंग द एरिया बिफोर द यूजिंग टॉपिकल एजेंट। वॉश करना है वो एरिया अफेक्टेड साइड, पहले क्या दवाई यूज करने से पहले वो एरिया को क्या करना है, एक बार वॉश करना है, ठीक है। क्लोजली मॉनिटर द पेशेंट साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, अगर ड्रग से कोई साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो उसको क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है। फॉलोइंग साइड इफेक्ट्स में भी अपीयर इन द पेशेंट, फॉलोइंग साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं जैसे रेडनेस, लाल लाल हो जाएगी स्किन, ड्राई हो जाएगी बिल्कुल, हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपो पिगमेंटेशन, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड हो जाएगा, काला कालापन भी हो सकता है या फिर नहा भी हो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर एंड द क्रस्टिंग, क्रस्टिंग मतलब क्या होना है, पपड़ियां जमना हो जाती है, क्रस्ट जम जाता है, ब्लिस्टर मतलब छाले पड़ना हो जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन हो सकते हैं, पीलिंग ऑफ द स्किन, स्किन की जो स्किन है वो पील होगी, मतलब बाहर निकलेगी, मतलब छिल जाएगी या फिर निकलेगी, पीलिंग ऑफ द स्किन उसे कहते हैं। एडवाइज द पेशेंट टू कांटेक्ट द डॉक्टर इफ दिस इज सो सीवियर, अगर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सीवियर है तो क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस करे कि वो कांटेक्ट करे किससे, डॉक्टर से, ठीक है।
इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू प्रोटेक्ट द आई व्हाइल अप्लाइंग द एजेंट ऑन द फेस। अगर आप फेस पे कोई चीज अप्लाई कर रहे हो तो आप पेशेंट को एडवाइस करो कि जो उनकी आईज है उनको वो क्या करें, प्रिवेंट करें, ठीक है, या फिर उनको प्रोटेक्ट करें, सॉरी, ठीक है। एडवाइस द पेशेंट फॉर अवॉइडिंग एक्सट्रीम एक्सपोजर टू द सनलाइट। अगर आप ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन दे रखा है ऑइंटमेंट का या फिर टॉपिक एजेंट का, तो मेनली आप जो एक्सपोजर, जैसे आप धूप में निकल जाते थे तो आप धूप में ना निकले, सनलाइट के एक्सपोजर से बचे। डोंट स्क्वीज और प्रिक द एक्ने। आप जो फोड़े फुंसी हो रहे हैं ना तो उनको दबाएं ना फिर उनमें से पस निकालें, क्योंकि अगर आप उसमें से निकालोगे, उसको फोड़ोगे तो वहां पे क्या गड्ढे बढ़ जाएंगे, दाग रह जाएंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस है अगर वो पस बाहर निकलता है या फिर पस अपने हाथों में रहता है कहीं और चिपकता है, क्योंकि अपन उसको स्क्वीज करेंगे तो पस निकलेगा, ऑब्वियस बात है। अगर स्क्वीज करके पस निकालेंगे तो और भी चांस है कि वो ज्यादा अनअफेक्टेड एरिया को भी अफेक्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है advise the patient to take well balanced diet and not to the consume oily and spicy food in excessive amount। एडवाइस करें पेशेंट को कि वो बैलेंस डाइट लें जिसके अंदर ऑल ओवर जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस्ड है, ना तो वो ज्यादा ऑयली फूड खाएं ज्यादा अमाउंट के अंदर, ऑयली और स्पाइसी फूड। डिसफिगरिंग ऑफ द फेस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉमेडियंस एंड पैप्यूल्स। डिसफिगरिंग मैंने आपको बोला था कि खुरदुरापन वगैरह हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा मेन प्रॉब्लम होती है एक्ने वल्गरिस में, ठीक है। Then it causes anxiety and fear if the patient, so reassure the patient, provide emotional support and encourage him to use medication regularly prescribed by doctor। मैक्यूल्स और पैप्यूल्स, सही बात है, फेस के ऊपर अगर कुछ भी होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनका जो सेल्फ एस्टीम है पेशेंट का वो गिर जाए। सेल्फ एस्टीम मतलब समझ लो, उसको एंजाइटी हो जाएगी कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेनली फीमेल्स में देखने को मिलता है। तो उनको क्या करें, आप इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं और उनको इनकरेज करें कि जो भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है उसको अच्छे से लें, ताकि आपके जितने भी एक्ने हैं या फिर आपको जो भी साइन सिम्टम्स आ रहे हैं वो सारे प्रिवेंट हो जाए, ठीक है। एडवाइस द पेशेंट टू यूज अ स्कार्फ इन द डे टाइम व्हेनेवर नेसेसरी। इसके अंदर एक चीज दे रखी है, अगर आप ये एजेंट यूज करते हो तो आपको सनलाइट में नहीं जाना होता है, तो अगर आप जा भी रहे हो तो आपको क्या यूज करना है, स्कार्फ, ताकि आप सनलाइट के एक्सपोजर में ना आओ। एडवाइस द पेशेंट नॉट टू यूज एक्सेसिव ऑयली कॉस्मेटिक्स। जो भी आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं वो ज्यादा ऑयली कॉस्मेटिक्स यूज ना करें। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू स्क्रब द अफेक्टेड व्हाइल वॉशिंग इट। अगर आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर दो कि आप अगर फेस वॉश कर रहे हो तो उस चीज को स्क्रब ना करें, ठीक है, उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये थी अपनी कौन सी डिजीज, एक्ने, एक्ने वल्गरिस। एक्ने वल्गरिस में अपन ने उसके कॉजेस पढ़े थे, किस किस से हो रहा था, देन अपन ने उसके साइन एंड सिम्टम पढ़े थे, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया था, क्या क्या देना चाहिए था अपन को, बेंजोइन पेरोक्साइड और बाद में एसीटोन एसिड, रेटोनिक एसिड देने चाहिए थे, देन बाद में एंटीबायोटिक्स दे रहे थे अपन उसको, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या किया था, उसको किस चीज से प्रिवेंट करना था, ये सारी चीजें अपन पढ़ रहे थे। अब जो अपनी फोर्थ जो डिजीज है उसको कहते हैं सोरियासिस, ओके, इसके अंदर पी साइलेंट रहता है ना। तो नेक्स्ट अपनी जो डिजीज है उसको कहते हैं सोरियासिस, नॉन इन्फेक्शन इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जो खुद की इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने हेल्दी जो टिश्यूज होते हैं उनको अफेक्ट करता है और डैमेज कर देता है किसी ऑर्गन को या बॉडी में किसी भी हेल्दी टिश्यू वगैरह को, ठीक है। तो सोरियासिस में इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, एक नॉन इन्फेक्शियस तो लिख ही रखा है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो खुद की ही अपनी जो इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है ना, वो अपने हेल्दी टिश्यूज को अफेक्ट कर देता है या डैमेज कर देता है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। सोरियोसिस इज अ नॉन इन्फेक्शियस, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती है। इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द स्किन विच इज वेल डिफाइंड एज एरिथ्रेमेटस प्लेग्यूज ऑन द एरिथ्रोमैग्यू प्लेट्यूज फॉर्म्ड होते हैं। एरिथ्रेमेटस प्लेग्यू मतलब एरिथ्रो मतलब रेड, रेड से डिनोट है, रेड पैचेस हो जाते हैं या प्लेग्यूज बन जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे थप्पी नहीं जमती, प्लेग्यूज उसे ही कहते हैं, आर फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो क्या है, सोरियासिस नॉन इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज है एंड नॉन इन्फेक्शन इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज है स्किन की, जहाँ पे रेड पैचेस बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, रेड पैचेस बन जाते हैं और रेड प्लेग्यूज हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, सोरियासिस कहते हैं। इन दिस डिसऑर्डर एपिडर्मिस proliferation increase due to excessive division of the cell in the basal layer। यहाँ पे क्या कहते हैं, जो एपिडर्मल जो एपिडर्मिस के ऊपर जो भी इसका एपिडर्मिस proliferation ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव डिवीजन होता है बेसिल लेयर का। बेसिल लेयर मतलब पता है, ये आपकी डर्मिस है, एपिडर्मिस है, इसके नीचे क्या होती है,
बेसल लेयर। बेसल लेयर क्या काम आती है? सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है किसको? ऊपर वाली जो लेयर है कौन है? डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर। तो क्या होता है, एपिडर्मिस का पॉलिफरेशन हो जाता है, ठीक है, पॉलिफरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ सेल का डिवीजन बढ़ जाता है। कहाँ पे? बेसल लेयर के अंदर। समझ में आई बात? बेसल लेयर के अंदर सेल डिवीजन ज्यादा बढ़ जाता है, उस वजह से क्या कहते हैं, एपिडर्मिस की पॉलिफरेशन होगी। अब यहाँ पे सेल बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, जरूरत ही नहीं है तो भी बनती जा रही है, बनती जा रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉलिफरेशन हो जाएगा। किसका? एपिडर्मिस का। पॉलिफरेशन किस वजह से होगा? बेसल लेयर का सेल डिवीजन ज्यादा, और उसे कहते हैं सोरियासिस, ठीक है। और एक ये कौन सा डिसऑर्डर है? इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है ना ये। समझ में आई बात कि सोरियासिस मतलब होता क्या है ना? सोरियासिस जो है वो नॉन इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है किसकी? स्किन की, जहाँ पे रेड पैचेस बन जाते हैं। प्लस एक डिसऑर्डर होता है जहाँ पे एपिडर्मल का पॉलिफरेशन होता है, मतलब बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वहाँ पे बेसल लेयर की जो सेल है उसका क्या हो जाता है? एक्सेसिव डिवीजन होने लग जाता है। इन दिस स्केल पिंकी पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्काल्प। जैसे कहाँ कहाँ पे सर के अंदर जो स्काल्प होता है वहां पे कौन से पैचेस बन जाते हैं? स्केली पिंकी पैचेस बन जाते हैं। नी के अंदर बन जाते हैं, एल्बो के अंदर बन जाता है, एक्सटेंशन सरफेस ऑफ द लेग्स, सरफेस लेग्स का जो एक्सटेंशनल सरफेस है वहां पे भी बहुत ज्यादा पिंकिश पैचेस बन जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? सोरियासिस कहते हैं, ठीक है। पता चल गया सोरियासिस मतलब क्या होता है, क्यों होता है और कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कॉजेज। कॉज क्या है? इसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो तो अननोन है, बट पॉसिबल जो रिस्क फैक्टर है, आसपास के फैक्टर है जो ये डिजीज करवा सकते हैं, ठीक है। मेन जो स्पेसिफिक ईटियोलॉजी है वो नहीं है इसकी। तो सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को हो तो बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन, अगर आपको कोई थ्रॉट इन्फेक्शन था, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है ये, उसके वजह से। ऑटो इम्यून मैंने बोला था ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कॉज है, ठीक है। देन आपको HIV इन्फेक्शन है, ह्यूमन इनसफिशियंसी, वायरल इन्फेक्शन है, स्ट्रेस लेवल आपका ज्यादा है, एंजाइटी है आपको, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो, स्किन ट्रॉमा हो गया, स्किन के ऊपर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया इस वजह से, स्क्रैचेस हो गए स्किन के ऊपर, या फिर कोई सर्जिकल वुंड या फिर कट लग गया, इस वजह से भी सोरियासिस होने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हो? अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, मेडिसिन हो गई जैसे एंटी मलेरिया ड्रग, लिथियम थेरेपी, किस में देते लिथियम थेरेपी? मेंटल हेल्थ नर्सिंग थी तुम्हारे कि अब है? अब है लिथियम थेरेपी, बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर के अंदर लिथियम थेरेपी देते हैं, ठीक है, याद रखना। हाँ, मूड डिसऑर्डर जो होता है ना, जिसके अंदर कभी आदमी हैप्पी रहता है, कभी सैड हो जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, उसके अंदर देते हैं लिथियम थेरेपी, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर्स की वजह से भी अपन को सोरियासिस होने के चांसेस ज्यादा है। तो कॉज पता चल गए कि इन इन कारणों की वजह से हो सकता है, क्या हो सकता है? सोरियासिस, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? प्यूरिटाइटिस हो सकता है, प्यूरिटाइटिस के अंदर भी रेडनेस और स्किन की जो रेडनेस वगैरह होती है ना, उसे कहते हैं प्यूरिटाइटिस। मेडिकल टर्म है जहाँ पे ईचिंग हो जाती है, ईचिंग सेंसेशन आते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं। ऐसा स्क्रैचेस वगैरह हो जाते हैं ना, उसे प्यूरिटाइटिस कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ सिल्वरी वाइल स्केल ऑन अ रेड राउंड प्लेग्यू आर फॉलोइंग ऑन द बॉडी पार्ट, मतलब क्या होता है कि सिल्वर टाइप की स्केल बन जाती है, ठीक है। और क्या होता है? रेड राउंड प्लेग्यूज, और रेड राउंड प्लेग्यूज बनने जाते हैं। कहाँ कहाँ पे बनते हैं? एल्बो पे बन जाते हैं, नी पे बन जाते हैं, घुटने पे बनते हैं, स्काल्प पे बन जाते हैं, एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ द लेग पे बन जाते हैं, ठीक है। ये चीजें अपनी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम ये देखने को मिलते हैं। क्या बन जाते हैं? सिल्वर वाइट स्केली ऑन द रेड राउंड प्लेग्यू, ये याद रखना है। अपीयरेंस हो जाती है एक ऐसी जहाँ पे सिल्वर वाइल स्केल्स, मतलब सिल्वर की ऐसी स्केल बन जाती है, कहाँ पे? राउंड प्लेग्यूज के ऊपर, ठीक है, रेड राउंड प्लेग्यूज के ऊपर। कहाँ कहाँ पे बन सकती है वो? एल्बो में बन सकती है, नी में बन सकती है, स्काल्प में बन सकती है, एक्सटेंशन ऑफ सरफेस ऑफ द लेग पे बन सकती है,
ठीक है, ये बनती है। अब अपन को एंजाइटी और स्ट्रेस भी देखने को मिल सकते हैं। देन ऑन्क्योलाइसिस, सेपरेशन ऑफ नेल फ्रॉम द नेल बेड नोन एज ऑन्क्योलाइसिस। ये नेल है, यहाँ से इस चीज का सेपरेशन हो जाना। ये आपकी फिंगर दिख रहा है, ये आपका नेल है, ठीक है, ये आपकी नेल है, ये आपका नेल है, ठीक है। इस नेल से ये नेल बेड है, ये और ये नेल है। इस नेल बेड से आपकी नेल का सेपरेशन हो जाना, मतलब नेल का निकल जाना, पूरा नाखून का रिमूव हो जाना, उसको क्या कहते हैं? ऑन्क्योलाइसिस, ठीक है। और ऑन्क्योलाइसिस बोलते हैं उसका कि नेल बेड से जो नेल है वो उसका सेपरेट हो जाना। इन अ केस ऑफ ग्रॉस स्काल्प, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हेयर लॉस में भी अकर्स। और अगर अपन स्काल्प का ग्रॉस करें या स्काल्प को देखें अच्छी तरीके से, तो वहां पे अपने क्या हेयर लॉस भी हो सकता है। जॉइंट इन्फ्लामेशन, जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो तो भी सोरियासिस होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर देखने किसके? पेशेंट के। अब उसके अंदर क्या हो रहा था? एक बीटा हेमोलाइटिक थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा था। तो अपन क्या करेंगे अब डायग्नोसिस के अंदर? थ्रॉट का क्या लेंगे? कल्चर लेंगे, थ्रॉट स्वैब लेंगे, ताकि अपन उसका स्ट्रेप्टोकोकल देख सके कि उसके अंदर इन्फेक्शन है कि नहीं। स्किन स्क्रैपिंग करेंगे, स्किन को कुरेद के जो अगर प्लेग्यूल्स जम रहे उसको निकाल के देखेंगे। नेल क्लिपिंग करेंगे कि भाई नेल्स देखेंगे कैसे क्या है, कैसे निकला कैसे नहीं निकला। बायोप्सी में भी डन, टिश्यू है स्किन के ऊपर, प्लेग्यू जम गए हैं तो उस चीज को कट करके उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द सोरियोसिस और इट्स सीवियरिटी की कितना ज्यादा सीवियर है, तो उस हिसाब से अपन ट्रीटमेंट करेंगे। तो फॉलोइंग मॉडलिटीज के सबसे पहले टॉपिकल एजेंट्स देंगे, कोल्ड टार प्रिपरेशन कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं सच एज डेक्सामेथासोन, केरेटोलाइटिक एजेंट्स दे सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड दे सकते हैं इसके अंदर, इसके फेस वॉश वगैरह भी आते हैं वो यूज कर सकते हैं, एनेथ्रालाइन भी दे सकते हैं, विटामिन डी प्रिपरेशन भी दे सकते हैं, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है उसका प्रिपरेशन देंगे तो स्किन सही रहेगी, अगर सन एक्सपोजर में भी जा रहे हैं तो। इंटर लीजन थेरेपी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इनटू द पैचेस ऑफ सोरियासिस ड्यूरिंग दिस टर्मिका कोलिन एसीटोनाइड इंजेक्शन इज यूज्ड। ओके, इंट्रा लीजन थेरेपी क्या होती है? लीजन बन रहा है, ये कट, ये स्किन है आपकी, ठीक है, इसके ऊपर लीजन बन गया। अब क्या करते हैं इस थेरेपी के अंदर? एक इंजेक्शन होता है, ठीक है, और यहाँ पे सोरियासिस के पैचेस बन रहे हैं। कौन से पैचेस बनते हैं? एरिथ्रोमेटस प्लेग्यू बनते हैं। तो क्या होता है? इंजेक्शन होता है किसका? ट्राइमैक्सिलोनल ट्राइमाइसिकोलिन एसीटोनेड, ठीक है, इसका इंजेक्शन होता है। इसको क्या करेंगे? इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे, इसके अंदर डालेंगे इंजेक्शन को। वो इंजेक्शन अपन यहाँ पे यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंट्रा लीजन थेरेपी, ठीक है। इंट्रा मतलब अंदर, लीजन किसके? लीजन के अंदर थेरेपी देना, उसको एडमिनिस्टर के ठीक करना। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉर अ नेचुरल सनलाइट इज यूज्ड। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी दे सकते हैं, नेचुरल सनलाइट की वजह से भी वो ठीक हो सकती है। ये अपन सब क्या दे रहे हैं? मेडिकल मैनेजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट सीवियर केसेस ऑफ सोरियासिस, in this it is used in a combination of psoriasis and the ultraviolet A is used। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट होता है सीवियर केसेस किसके अंदर? सोरियासिस के अंदर, जो स्लोरोलाइसिस और अल्ट्रावायलेट रेज अपन साथ में देते हैं। एंटी मेटाबोलाइट सच एज मेथोट्रेक्सेट आर यूज्ड फॉर इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस। वहां पे क्या हो रहा था? बेसल लेयर में क्या हो रही थी? सेल डिवीजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था ना, नंबर ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज, तो वहां पे एंटी मोटाबोलाइट्स देते हैं जो डीएनए के सिंथेसिस को रोक देगा। अगर डीएनए ही नहीं बनेगा तो कॉपी नहीं बनेगी, कॉपी नहीं बनेगी तो सेल कैसे डिवाइड होगी? होगी नहीं। तो उसको क्या अपन क्या देंगे? एंटी मेटा। इन द माइल्ड केसेस ऑफ सोरियासिस मेनी टॉपिकल एजेंट यूज कर सकते हैं, बहुत सारी क्रीम वगैरह यूज कर सकते हैं। किस केसेस के अंदर? माइल्ड सोरियासिस केसेस के अंदर। मॉडरेट केसेस के अंदर फोटोथेरेपी यूज होती है। फोटोथेरेपी लाइट डाल के जो फोटोथेरेपी की जाती है वो। सीवियर केसेस के अंदर क्या होता है? सिस्टमिक एजेंट चेंजेस आर यूज। बहुत सारे ऐसे एजेंट आते हैं जो डायरेक्ट सीवियर टाइप के सोरियासिस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, वही वाइटल साइन और जनरल हेल्थ स्टेटस देखेंगे किसका? पेशेंट का। असेस द सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन सी सीवियरिटी है या फिर
कौन सा ऐसा साइन एंड सिम्टम जिसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है वो देखेंगे। क्लोजली मॉनिटर द पेशेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल फीचर ऑफ इन्फेक्शन से क्लोजली मॉनिटर करेंगे पेशेंट को कि उसके अंदर कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर यूजिंग ऑल मेडिसिन प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि आप सारी जो मेडिसिन दे रहे हैं या जो भी एजेंट दे रहे हैं आप उसको प्रॉपर्ली यूज करो या प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम लो। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर मेंटेनिंग एडिक्वेट पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी बोलेंगे। आपको पता है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, क्या पता अपना इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाए, ऑटोइम्यून डिजीज कॉज कर सकता है। इसलिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवाइस हिम टू टेक बाथ डेली। उसको एडवाइस करें कि वो हमेशा नहाए। यूज वार्म वाटर करें के गर्म पानी से नहाए। सुप्रा फैटेड सोप सच एज डव फॉर बाथ। अगर आप यूज करते हैं साबुन यूज करते हैं तो कौन सी साबुन यूज करें? डव सुप्रा फैटेड सोप होती है वो। ठीक है। एडवाइस द पेशेंट यूज फॉर emollients as prescribed by doctor, maintaining for the skin softening and soothe। जो भी emollients होते हैं जो स्किन सॉफ्ट के लिए और सूथ के लिए यूज होते हैं, जो होती होगी क्रीम वगैरह कुछ होती होगी जो स्किन सॉफ्टनिंग के लिए यूज में आती है। एडवाइस द पेशेंट नॉट टू स्क्रैच द अफेक्टेड पार्ट, कट द नेल शॉर्ट। एडवाइस करे पेशेंट को कि वो जो अफेक्टेड पार्ट है उसको स्क्रैच ना करे, खुजली ना करे उसकी, और क्या करे जो नेल है उसको काटें और शॉर्ट नेल्स रखें। अप्लाई ड्रेसिंग ओवर अफेक्टेड पार्ट आफ्टर यूजिंग टॉपिकल एजेंट। अप्लाई करे क्या करे? ड्रेसिंग अप्लाई करे कहाँ पे? अफेक्टेड एरिया में। कौन से क्या यूज करके? टॉपिकल एजेंट। इफ रिक्वायर्ड यूज स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक वाइल ड्रेसिंग। अगर ये जरूरी है, अगर ये जरूरत है तो स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक यूज करे। अगर अपनी ड्रेसिंग हो रही है, ड्रेसिंग करवानी है, बहुत ज्यादा सीवियर टाइप का सोरियासिस है, ड्रेसिंग करनी है, तो अफेक्टेड पार्ट के ऊपर टॉपिकल एजेंट लगाओ प्लस स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक यूज करो ड्रेसिंग के टाइम। समझ आई बात? देन एडवाइस द पेशेंट फॉर टेकिंग वेल बैलेंस डाइट। एडवाइस करे पेशेंट को कि वो वेल बैलेंस डाइट ले। डाइट से भी बहुत फर्क पड़ता है। स्किन लीजन, itching etc may be disturb the body image of the patient, so reassure the patient to provide emotional support and encourage him to verbalize feeling। स्किन लीजन और इचिंग की वजह से, स्किन के अंदर कट लग जाने की वजह से या फिर वहाँ खुजली होने की वजह से स्किन की जो पूरी इंटीग्रिटी होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती, तो रीअश्योर करे पेशेंट को और उसको सपोर्ट करे इमोशनली और उसको इनकरेज करे कि जो उसको फील हो रहा है वो चीज वो बताए। एक्सप्लेन द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर दैट सोरियासिस इज नॉट ए कॉन्टिजियस डिजीज। उनको बताएं कि जो सोरियासिस है वो नॉन कॉन्टिजियस डिजीज है, इतनी घातक डिजीज नहीं है, ये कैन बी क्योर, इट कैन बी क्योर, ये क्योर हो सकती है। Provide information to the patient and his relatives regarding cause, treatment, prognosis, preventive factors of the disease। आप ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं किसको? पेशेंट को या फिर रिलेटिव को, रिगार्डिंग द कॉज या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए या फिर प्रिवेंटिव फैक्टर्स ऑफ डिजीज के लिए, कि भाई ये इंफॉर्मेशन है, ये कॉज आ सकते हैं, ये ट्रीटमेंट होगा, ये इसका प्रोग्नोसिस होगा और ये इसके प्रिवेंटिव फैक्टर्स हो सकते हैं। किसके? सोरियासिस के। ठीक है, ये अपनी कौन सी डिजीज थी? सोरियासिस। कौन कौन सी डिजीज कर ली अपन ने? फर्स्ट में एब्रेशन, सेकंड में एक्जिमा, थर्ड में अभी अपन ने ये फोर्थ में कौन सी पढ़ी? सोरियासिस। उससे पहले कौन सी पढ़ी थी? एक्ने वल्गरिस। ठीक है, अब अपन फिफ्थ पढ़ते हैं, एलॉप्शिया, लॉस ऑफ हेयर। हेयर का झड़ना, बालों का टूटना, उसे क्या कहते हैं? एलॉप्शिया। ठीक है, लॉस ऑफ हेयर इज नोन एज एलॉप्शिया। कितने टाइप के एलॉप्शिया होते हैं पढ़ते हैं। फर्स्ट है अपना मेल एंड फीमेल पैटर्न ब्लेडनेस। ब्लेडनेस मतलब पढ़ता है ब्लेड कैसी होती है? हैं, शार्प ब्लेड होती है एक ऐसा। ठीक है, उस टाइप का हेयर लॉस होता है। स्काल्प के अंदर बीच में ब्लेड, बाल देखें तो ब्लेड टाइप की हेयर लॉसनेस दिखेगी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलॉप्शिया, मेल पैटर्न ब्लेडनेस इज अ मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे कॉमन टाइप है एलॉप्शिया का। एलॉप्शिया मतलब पता है क्या होता है? हेयर लॉस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एलॉप्शिया इज फाउंड अप्रोक्सीमेटली, सबसे ज्यादा ये वाला हेयर लॉस पाया जाता है 50% ऑफ द मेल आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 साल के बाद में
50% जो मेल होते हैं उनको ये मेल एंड फीमेल पैटर्न ब्लाइंडनेस हेयर लॉस पाया जाता है, हेरिडिटी होता है, ये हेरिडिटी वाला होता है, जेनेटिक मतलब आपके परदादा वगैरह उससे आ सकते हैं। दिस टाइप ऑफ हेयर लॉस में बी फाउंड इन द फीमेल बट इट इज वेरी लेस सीवियर। फीमेल्स के अंदर भी पाया जाता है बट ये इतना सीवियर नहीं होता है जितना मेल्स के अंदर होता है। एलोप्शिया एरिटेट, लॉस ऑफ हेयर इज अ वेल डिफाइंड पैचेस usually in the form of large coin sized patch is known as alopecia areata। मतलब सर है उसके बीच में ये अपना हेड है, ये अपने हेयर्स आ रखे हैं, तो वहां पे ऐसा कॉइन बन जाएगा, जहां सर पे कॉइन बन जाएगा जहां पे आपके हेयर्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे, वो एक कॉइन शेप में यहाँ पे के हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। लॉस ऑफ हेयर वेल डिफाइंड पैचेस हो सकते हैं यूजुअली इन अ फॉर्म ऑफ लार्ज कॉइन साइज्ड पैचेस इज आल्सो नोन एज एलोप्शिया एरिटा। इट इज यूजुअली इन्वॉल्व द स्काल्प एंड बियर्ड। आपने बहुत सारे जनों ने देखा है कि बियर्ड वगैरह है बट यहाँ पे सिर्फ कॉइन शेप के अंदर उसके वहां पे हेयर नहीं है। वैसे ही सर में होता है, सब जगह बाल है बट बीच में अगर आप देखोगे तो कॉइन शेप के उसमें दिखेगा कि वहां वहां पे ही बाल नहीं है, उसको कहते हैं एलोप्शिया एरिटा। सिक्रिटिकल एलोप्शिया, इट इज आल्सो नोन एज स्कारिंग एलोप्शिया, उसे स्केरिंग एलोप्शिया भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ हेयर लॉस अकर्स ड्यू टू स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी ये होते हैं, वहाँ पे लीजन्स वगैरह हो जाते हैं, कट लग जाता है, स्क्रैपिंग हो जाती है या कुछ क्रिस्टल वगैरह जम जाता है, उसकी वजह से भी ये वाला एलोप्शिया होता है जहाँ पे आपके क्या होता है हेयर लॉस होने लग जाता है। एजेंट इन्फ्लूमियम, दिस टाइप ऑफ हेयर लॉस अकर्स इन द मोर एरिया, बहुत ज्यादा एरिया में ये एंग्यून मुल्फिन इम्यूफिलिम जो एलोप्शिया होता है वो हो सकता है। इट में भी अफेक्टेड स्काल्प, ये स्काल्प को अफेक्ट कर सकता है, फेस को अफेक्ट कर सकता है, अदर बॉडी ऑर्गन्स, कोई से भी बॉडी ऑर्गन्स को कर सकता है। कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी आर इट्स मेन कॉजेज। जो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी मैंने एन्कोलॉजी के अंदर पढ़ाई हुई है, ट्रीटमेंट मॉडलिटी है कैंसर की, उसके वजह से भी ये हेयर लॉस हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ टाइप है एलोप्शिया एडेनेट। कंजेनाइटल ब्लेडलेस इज टर्म्ड एज एलोप्शिया एडेनेट, मतलब जन्मजात ही आपके ब्लेड बनी हुई है सर के अंदर कि भाई वैसी बाल नहीं आएंगे उस जगह पे। एलोप्शिया न्यूरोटिक, दिस टाइप ऑफ एलोप्शिया एसोसिएटेड विद मेंटल डिसऑर्डर और नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर। मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, मेंटल रिटार्डेड पर्सन है, मेंटल स्ट्रेस है उसको, या नर्वस सिस्टम का कोई भी सिस्टम उससे रिलेटेड है, या फिर उसको कोई डिजीज है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज है, तो उस वजह से भी एलोप्शिया न्यूरोटिक हो सकता है। एलोप्शिया कैपिटिस टोटलिस, कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर ऑफ द स्कल्प इज नोन एज एलोप्शिया कैपिटिस टोटलिस। मतलब कंप्लीट हेयर लॉस है, बाल ही नहीं है सर पे, तो उसकी वजह से भी एलोप्शिया कैपिटिस टोटलिस्ट हो सकता है। एलोप्शिया यूनिवर्सलिस, कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द होल बॉडी इज नोन एज एलोप्शिया वर्निलाइटिस, मतलब पूरी बॉडी में ही आपके हेयर कहीं नहीं है, उसको कहते हैं एलोप्शिया वर्निलाइटिस। समझ में आया? ये 8 टाइप्स के होते हैं। फीमेल ब्लेडनेस, ब्लेड बन जाती है। एलोप्शिया एटेरेट क्या होता है कि कॉइन बन जाता है। एक्टिकल एलोप्शिया के अंदर क्या होता है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से हेयर लॉस होने लग जाता है। वल्गन के अंदर क्या होता है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से हेयर लॉस होते हैं, उसे कहते हैं। देन एलोप्शिया एडेनेट कंजेनाइटल होता है। एलोप्शिया न्यूरोटिक, मेंटल डिस्ट्रेस या फिर नर्वस सिस्टम की कोई भी डिजीज होती है उसकी वजह से होता है। एलोप्शिया कैपिटलिस मतलब टोटल हेयर लॉस है, कहाँ से, स्कैल्प से। और यूनिवर्सल मतलब पूरी बॉडी में कहीं पे हेयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो भी कॉज है, फर्स्ट है हेरिडिटी, जन्मजात। एजिंग, एज के अकॉर्डिंग वीक इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है। डायबिटीज मेलाइटस है आपको, डायबिटीज मेलाइटस समझ गए, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स टाइप 2 टाइप फर्स्ट। डायबिटीज मेलाइटस नहीं होता इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया पढ़ते हो, ग्लूकोज, हाँ मेलाइटस, हाँ ये पूरा नेम है उसका, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं उसे, जिसके अंदर 2 टाइप की डायबिटीज होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड। ठीक है, ये पढ़ोगे तुम आगे, तुमने एमएसएन वगैरह में पढ़ी होगी। एंडोक्राइनिक सिस्टम नहीं पढ़ा अब? ठीक है, उसके अंदर टाइफाइड फीवर हो जाता है, टाइफाइड कोई भी फीवर हो उसके डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी हो जाती है। रेडियोथेरेपी की वजह से भी हेयर लॉस होता है, कीमोथेरेपी की वजह से भी, इम्यूनोथेरेपी दे रहे तो भी हो सकता है। स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा की वजह से भी हो सकता है। डिस्कॉइड लम्स, लम्स बन जाते हैं, गिठाने बन जाती है, उस वजह से भी होता है। अगर हम आपको मेंटल स्ट्रेस है तो उस वजह से भी आपका हेयर लॉस होगा। ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं? इफ कॉज ऑफ एलोप्शिया इज एजिंग देन देयर इज अ नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट। अगर एज के अकॉर्डिंग आपके हेयर लॉस हो रहे हैं देन आपकी कोई नीड नहीं है कि आप उसको ट्रीटमेंट करें या करें। ऑल्दो द फॉलोइंग मेडिकेशन यूज फॉर कॉस्मेटिक पर्पस, मिनोऑक्सिडिल, फेनेस्ट्रिडेट, स्टेरॉइड थेरेपी दे सकते हैं, सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांटेशन, आर्टिफिशियल हेयर इम्प्लांटेशन कर सकते हैं।
ये आप मेडिसिन दे सकते हो, ठीक है। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी होता है जहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रोथ करवाई जाती है हेयर्स की। इफ कॉज ऑफ हेयर लॉस इज रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देन एक्सप्लेन द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेंबर दैट टेम्पररी एंड विल बी डिसअपियर आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की वजह से आपके हेयर में लॉस हो रहा है या फिर आपको एलॉप्शिया हो रहा है, तो आप उसको पेशेंट को बताइए या फिर पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को बताइए कि जो लॉस है ऑफ हेयर है ये टेम्पररी है। जैसे अपन जो भी थेरेपी है उसको अगर स्टॉप करेंगे, उसकी डिसकंटिन्यूएशन करेंगे, तो जो आपके हेयर है वापस ग्रो होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। रीअश्योर द पेशेंट एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं। ट्रीट द अंडरलाइनिंग डिजीज इफ एनी, अगर कोई भी अंडरलाइनिंग कॉज है डिजीज का उसको ट्रीट करें, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट अपन देंगे। ये अपने कॉजेस थे किसके, एलॉप्शिया के। नेक्स्ट क्या है, पायोडर्मा, ठीक है। तो ये अपनी एलॉप्शिया है वो भी कंप्लीट होती है, ठीक है। देन पायोडर्मा, ये एक पायोजेनिक डिजीज होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है किसका, स्किन का। बैक्टीरिया की वजह से ये होता है पायोडर्मिस, पस फॉर्मेशन हो जाता है, स्किन का इन्फेक्शन होता है, दिख तो रहा है आपको, है ना, ठीक है। पस फॉर्मेशन वगैरह हो जाता है, स्किन का होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया, मेन बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है या फिर बैक्टीरिया इस डिजीज को करता है। तो पायोडर्मा मीन्स पायोजेनिक स्किन डिजीज। दिस इज मेनली बैक्टीरियल सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन, सुपरफिशियल स्किन, एपिडर्मिस स्किन का इन्फेक्शन होता है। कॉज क्या है इसके अंदर, स्टेफाइलोस्पीसीज और स्टेप्टोकोकस, ये दोनों क्या है, तो वो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं अपन इसके अंदर, सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक, कौन कौन से, इरेथ्रोमाइसिन और क्लेंडामाइसिन, ठीक है। सल्फोनेमाइड एंटीबायोटिक्स, ऑक्समोसिलिन विद द क्लूमिनेटिव, ये सारी सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स हैं। टॉपिकल सॉरी, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं यूजुअली 3 से 4 हफ्ते के लिए। टॉपिकल एंटीबायोटिक समझ गए, क्रीम वगैरह, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स है जो सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्पिटिगो। ये कौन सी डिजीज है, 7th डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, स्किन डिजीज है। इसके अंदर भी मेनली ये जो नाक वाला पार्ट है और जो माउथ वाला पार्ट है वो अफेक्ट होता है। ये देखो ऐसे क्रिस्ट जम जाते हैं, हनी कॉम जैसे, हनी वो देखा है तुमने, मधुमक्खी का छत्ता, उस तरीके के कॉम बन जाते हैं चारों, उसके कहते हैं इम्पिटिगो, इम्पिटिगो कहते हैं उसको, ठीक है। तो इम्पिटिगो इज अ बैक्टीरियल इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज है विच मेनली अफेक्ट द एरिया अराउंड द नॉस्ट्रिल एंड द माउथ, माउथ और नॉस्ट्रिल के अराउंड में जो भी एरिया होता है वो ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। इट इज हाईली कॉन्टेजिनियस डिजीज, ये जो है वो हाईली कॉन्टेजिनियस डिजीज है, बहुत ज्यादा घातक डिजीज है। इसके इसका कॉजेस क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्टेफाइलोकोकस पायोजेनेसिस, है ना। कॉन्टेजियस डिजीज मतलब ये होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। हाँ, स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन, कम्युनिकेबल नहीं कर सकते इसको, एक इन्फेक्शियस टाइप का डिजीज होता है, कॉन्टेजियस डिजीज है, हाईली के स्प्रेड हो सकती है अगर उसके कांटेक्ट में आ गए तो, आप अगर कांटेक्ट में आ गए तो। कॉजेज मैंने आपको बता ही दिए, 2 कॉजेज है इसके, बैक्टीरिया ही है। रिस्क फैक्टर इसका क्या है, पुअर हाइजीन नहीं रखते हो, उसमें हो सकता है एनीमिया में हो सकता है, माल न्यूट्रिशन है और इम्यूनो सप्रेशन है, मतलब आपका इम्यून सिस्टम सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, या फिर इम्यून जो है वो आपका इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी देने का जो है वो कम है, उसको इम्यूनो सप्रेशन कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं, इम्पिटिगो कॉटेजिनियस और बुल्युलोस इम्पिटिगो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन बुलस इम्पिटिगो, इट इज कॉमनली मोस्ट फाउंड टाइप ऑफ इम्पिटिगो, मोस्ट कॉमन टाइप का इम्पिटिगो कौन सा है, इम्पिटिगो कॉटेजियस, और नॉन बुलस इम्पिटिगो है ये, ठीक है। इसको नॉन बुलस इम्पिटिगो बोला जाता है, ठीक है। इन द स्टार्टिंग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर सोर अराउंड द माउथ एंड द नॉस्ट्रियल, स्टार्टिंग में क्या होता है, रेड कलर के सोर बन जाते हैं यहाँ पे, सोर मतलब समझ गए, हाँ गुमड़ी टाइप वो हो जाते हैं। देन कहाँ पे होते हैं ये, माउथ और नॉस्ट्रियल्स के अंदर। रप्चर ऑफ कॉजेज ड्रेनेज ऑफ पस फॉर्मेशन ऑफ हनी कलर स्कैब, मतलब क्या होता है कि फिर बाद में वो सोर्स बनने के बाद में उनका क्या होता है, रप्चर होता है, रप्चर होने के बाद में उसमें से ड्रेन पस बाहर निकलता है, तो वो क्या करता है, हनी कलर का स्कैब बना देता है, मधुमक्खी का छत्ता देखा है वैसा स्कैब बना देता है। इचिंग में भी अकर ऑन दिस सोर्स ऑल्दो देयर इज दीज आर पेनलेस, मतलब क्या होता है कि वहां पे
सोर बन जाता है। सोर बनने के बाद में क्या होता है कि वहां पे उसका रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद में पस निकलता है। जो पस निकलता है वो वहां इकट्ठा हो जाता है और वो फॉर्म करता है मधुमक्खी के छत्ते जैसा इमेज यहाँ पे फॉर्म कर देता है। उसकी वजह से क्या होते हैं, इचिंग होती है उस सोर्स पे, बट वो क्या होते हैं, पेनलेस होते हैं। क्या होते हैं वो सोर्स जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं। बुलिस इम्पिटिको क्या होता है, मेनली चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है 2 to 3 एज ऑफ 2 years, 2 साल के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। देयर इज अ इंफॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड फील्ड एंड द पेनलेस ब्लिस्टर ऑन द बॉडी पार्ट एज सच एज हैंड, लेग्स एंड ट्रंक्स। ये जो होता है वो फ्लूइड फील्ड होता है, मतलब जो हनीकॉम्ब बनता है ना उसके अंदर वो होता है फ्लूइड, फ्लूइड भरा हुआ होता है। वो पेनलेस ब्लिस्टर टाइप में, छाले टाइप में होता है। और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है वो, हैंड में, लेग्स में और ट्रंक्स में। इचिंग ऑन द एरिया सराउंडिंग बाय द ब्लिस्टर, अगर जहाँ पे भी ब्लिस्टर हो रहे हैं वहां पे जो है इचिंग होगी। इचिंग तो उस इम्पिटिगो कॉटेजियस में भी हो रही थी और बुलिस इम्पिटिगो के अंदर भी इचिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट सिस्टमैटिक एंटीबायोटिक दे देंगे। कौन कौन सी, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लेंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम, कैल्विनेट दे सकते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। उस एरिया को क्या कर सकते हैं, जेंटली वॉश कर सकते हैं, किससे, एंटीबैक्टीरियल सोप से। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल सोप से उस एरिया जहाँ पे नोज पे हुआ है, माउथ पे, उसको धीरे 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 से वॉश कर सकते हैं। मेंटेन एडिक्वेट पर्सनल एंड एनवायरमेंट हाइजीन, एनवायरमेंट हाइजीन भी मेंटेन करेंगे और पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करेंगे। फॉलिकुलाइटिस, फॉलिकुलाइटिस एक तरह का इन्फ्लामेशन होता है किसका, हेयर फॉलिकल्स का, जिसे रूट तोड़ कहते हैं। ठीक है, दिस इन्फ्लामेशन अकर्स वेयर ऑन बॉडी एक्सेप्ट पाम, हैंड्स एंड सोल ऑफ द फीट। सोल ऑफ द फीट, हार्म, हैंड्स में क्या होते हैं, बाल नहीं होते, यहाँ पे इस जगह बाल नहीं होते, बाकी ये कहीं पे भी हो सकता है। कहाँ किसका इन्फ्लामेशन होता है, वन और वन मोर हेयर फॉलिकल्स, इन्फ्लामेशन ऑफ वन और वन मोर हेयर फॉलिकल्स इज नोन एज फॉलिकुलाइटिस। ये देख, ये रूट तोड़ नहीं होते, इसमें क्या होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है ना बाद में। ठीक है, इसका जो मेन कॉज है वो क्या है, स्टेफाइलोअरियस, सुडोमोनास एग्रेसिनस, ये सारे बैक्टीरिया हैं। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस का भी है, फंगस भी हो सकता है, टिटिनिया रूबेनम। फॉलोइंग कंडीशन इंक्रीज रिस्क, फ्रिक्शन ऑफ फॉलिकल्स, जो भी आप हेयर्स है उसके ऊपर फ्रिक्शन हो जाए। ठीक है, और ब्लॉकेज ऑफ फॉलिकल्स, कि आपका जो हेयर फॉलिकल्स जो भी था वो ब्लॉक हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकती है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, अगर आयरन डिफिशिएंट एनीमिया है उस वजह से भी आपको क्या हो सकता है, फॉलिक्यूलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस मतलब क्या होता है, रूह तोड़। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आते हैं, although this may appears where on the body, most commonly found in the growing neck and armpits, क्योंकि ग्रोइंग रीजन मतलब समझ गया, ग्रोइंग रीजन क्या होता है, नेक पे भी हो सकता है, प्लस मेनली ये कहाँ पे, आर्मपिट में भी हो सकता है, अंडर आर्म्स में भी हो सकता है। अपीयरेंस क्या होता है, रेड रैशेस ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं, रेड रैशेस मिल जाते हैं। क्या होता है इससे, इचिंग भी होगी, खुजली भी चलेगी। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पिंपल्स एंड पिस्टुल नियर द हेयर फॉलिकल्स, जहाँ पे भी ये अपना हेयर फॉलिकल्स है उसके अराउंड में क्या हो जाएंगे, फर्स्ट टाइप या पिस्टुल बन जाएंगे या पिंपल्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम ये आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, न्यूमाइसिन दे सकते हैं, बैक्टीरिया ड्रेसिन दे सकते हैं। सिस्टमिक एंटीबायोटिक में फ्लूरोक्विनाजोल दे सकते हैं अपन। सिस्टमेटिक एंटीफंगल में दे सकते हैं क्यूनोक्विनाजोल नाइट्रेट। जेंटली क्लीन द एरिया विद एंटीसेप्टिक सोप, जहां पे भी वो रूट तोड़ हो रहा है उसको अपन क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जेंटली क्लीन करेंगे। देन नेक्स्ट है अपना फ्रोन्यूकिनल, ये भी एक टाइप का, दिस इज ऑल्सो नोन एज बुली बॉयल डीप इन्फ्लामेशन ऑफ हेयर फॉलिकल्स। वो था सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन जिसको अपन फॉलिकुलाइटिस कह रहे थे। अब ये फ्रंकल जो होता है वो क्या है, डीप इन्फ्लामेशन होता है हेयर फॉलिकल्स का, मतलब बहुत ज्यादा गहरा रूट तोड़ हो जाता है। ये देख इमेज है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन दिख रहा है। ये डीपर डीपर हेयर फॉलिकुलाइटिस होता है, वो सुपरफिशियली होता है जिसे अपन फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। फ्रंकल डीपर लेयर में डीपर हेयर फॉलिकुलस होता है। इसका मेन कॉज है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, और रिस्क फैक्टर क्या है इसका, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है किसी को भी, डायबिटीज मेलाइटस की वजह से भी हो सकता है, एनीमिया की वजह से, आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहे हो, आपके इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए कोई ड्रग ले रहे हो, माल न्यूट्रिशन हो, इम्यूनोसप्रेशन हो आपके अंदर, तो आपको रिस्क फैक्टर ये सारे चांसेस हैं फंगल होने के। अपीयरेंस ऑफ बम्प, पस, फिल्ड एंड रेड लंप ऑन द एरिया अराउंड द हेयर फॉलिकल्स,
बम्पी होंगे मतलब उभराव में होंगे, उसके अंदर क्या होगा, पस फील्ड होगा, रेड लम्प्स बन जाएंगे बहुत सारी जगह, कहाँ पे, अराउंड द हेयर फॉलिकल्स के अराउंड में। ये बहुत ज्यादा पेनफुल रहते हैं, प्लस बहुत ज्यादा खिंचावट में रहते हैं, टेंडरनेस को मतलब खिंचावट में रहते हैं। इन द लेटर स्टेज अपीयरेंस ऑफ व्हाइट और येलो कलर्ड पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ द लम्प्स, अभी बताया था क्या होता है, सेंटर के अंदर व्हाइट और येलो कलर का पस भर जाता है या फिर वैसे सेंटर लाइन हो जाती है। लेटर स्टेज के अंदर अपीयरेंस ऑफ व्हाइट एंड येलो कलर पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ द लंप, लंप रेड कलर का होता है, उसके ऊपर सेंटर लाइन में रेड और येलो कलर का पॉइंट हो जाता है। बॉयल्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन द फेस, नेक, थाई एंड आर्मपिट एंड बटक्स, मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, फेस पे पाए जाते हैं, नेक पे, थाई पे भी हो सकते हैं, आर्मपिट पे और बटक्स पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, अप्लाई वार्म एंड मॉइस्ट कंप्रेशन, गर्म पानी, गर्म चीजों से उसको कंप्रेस्ड करो, डोंट स्क्वीज द बॉयल, जो भी पस टाइप का हो रहा है उसको स्क्वीज ना करो, डोंट टच दी बॉयल विद द डर्टी हैंड्स, उसको डर्टी हैंड से टच भी ना करो ताकि वो और ज्यादा ग्रो करे। एंटीबायोटिक थेरेपी मस्ट बी यूज, जो भी एंटीबायोटिक थेरेपी उसको यूज करें। अब कार्बनकल, वो फ्रंकल था जो अपन ने पढ़ा था, कार्बनकल मतलब क्या होता है, नेक्स्ट डिजीज है, क्लस्टर ऑफ बुलीज, इट इज अ कॉन्टेजियस डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन बॉडी टू पार्ट फ्रॉम द अनदर पर्सन वेरी रैपिडली। कार्बनकल क्लस्टर फॉर्म हो जाते हैं, क्लस्टर मतलब गुच्छे बन जाते हैं, किसके, बुलीज, हाँ बॉयल्स के। इसमें क्या होता है कि पस और रेड लम्प जो होते हैं, बीच में क्या होता है, सेंटर में येलो पस भर जाता है। तो ये क्या होते हैं, बहुत कॉन्टेजियस डिजीज होती है, ये एक बॉडी से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे में प्लस दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं। ठीक है, इसका मेन कॉज जो होता है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और पायोजेनिस होता है, ये बैक्टीरिया है सारे, है ना, ये क्या है, सारे बैक्टीरिया हैं। देन रिस्क फैक्टर है क्या, इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनोसप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस है, पुलिंग ऑफ द हेयर, आपका ने जो हेयर फॉलिकल्स है या बाल है उसको खींच लिया या फिर किसी वजह से खिंचावट हो गई है, पुअर हाइजीन है, माल न्यूट्रिशन नहीं है, फ्रिक्शन एंड ब्लॉकेज ऑफ हेयर फॉलिकल्स, जो भी ये हेयर फॉलिकल्स है इसके अंदर फ्रिक्शन हो गया या फिर या ब्लॉक हो गया है, तो इस वजह से भी क्या कार्बनकल हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड और पस फिल्ड मास इनसाइड द स्किन, स्किन के इनसाइड में क्या है, फ्लूइड और पस फिल्ड मास हो, सेंटर पॉइंट इज व्हाइट एंड येलो कलर, जो सेंटर पॉइंट है वो कौन सा हो, व्हाइट और रेड एंड पेनफुल व्हेन इट्स टच, जब अपन उसको टच करेंगे तब वो कैसा होगा, रेड एंड पेनफुल हो सकता है। ठीक है, वाइपिंग एंड ऊजिंग एंड क्रिस्टिंग, वाइपिंग हो सकती है, ऊजिंग हो सकती है, किसकी, रेड एंड येलो पस की, और क्रिस्टिंग मतलब पपड़ियां जम सकती है उसके ऊपर। दीज ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी ग्रो कर सकते जाते हैं, साइज वेरीज फ्रॉम पी टू गोल्फ बॉल, मतलब इतने, पी मटर का दाना देखा है, ये मटर के दाने से गोल्फ बॉल तक भी इनकी साइज बढ़ सकती है। ठीक है, फीवर आ सकता है, जनरल वीकनेस हो सकती है, देन पेशेंट कंप्लेन फॉर इचिंग इन द एरिया बिफोर डेवलपिंग कार्बनकल, पेशेंट सबसे पहले कंप्लेन करेगा कि उसको वहां पे खुजली चल रही है कार्बनकल होने से पहले। ट्रीटमेंट क्या है, ड्रेनिंग द कार्बनकल, व्हाइट और येलो पस जो था उसको ड्रेन कर दो, एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं उसको, वार्म मॉइस्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं, डोंट टच द कार्बनकल विद द डर्टी हैंड्स, डर्टी हैंड्स उस कार्बनकल को टच नहीं करना है, क्लीन कर देना है उसको एंटीबैक्टीरियल सोप से, क्लोथिंग कमिंग इन द कॉन्टैक्ट इन द इन्फेक्टेड एरिया शुड बी क्लीन विद द बॉइल्ड वाटर, अगर क्लोथ जो है वो आपका कॉन्टेक्ट में आ रहा है उस कार्बनकल से तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं बॉइल्ड वाटर से, मतलब गरम गरम पानी से आप उस कपड़े जो धोते हैं ना उसको धो सकते हैं। डोंट स्क्वीज द कार्बनकल, अपन कार्बनकल को स्क्वीज नहीं करना है। हार्पिस जूस्टर